और आज यहां मैं वन ऑफ माय फेवरेट चैप्टर एसएचएम के आपके कुछ पेन्स को दूर करने आया हूं। ये हमारे पास रेफरेंस लाइन है, सारे एंगल्स यहीं से मेजर करने हैं और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप मेजर करोगे तो पॉजिटिव एंगल है, क्लॉकवाइज में चले गए तो नेगेटिव एंगल है वो। अब ये एक मासूम सा हमारे पास मोशन कर रहा है जो कि है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सर ये पार्टिकल तो सर्कुलर मोशन कर रहा है, ये एसएचएम कैसे हो गया? इस पार्टिकल पर फोकस करो, ये पार्टिकल जो मैंने यहाँ पे लिया है। तो ऐसा मत सोचना सर एंगल के लिए कैसे बना देंगे आप, इसकी रेडियस सर एक एंगल कैसे मान सकते हैं? अरे यार फेजर एक जुगाड़ है इस साइनोसॉइडल फंक्शन को स्टडी करने का। हेलो एवरीवन, वेलकम टू पेन किलर सीरीज। माय नेम इज वरुण चौहान, योर फिजिक्स टीचर। बहुत सारे बच्चों ने मुझे फिजिक्स ओलंपियाड की क्लासेस में देखा होगा और आज यहां मैं वन ऑफ माय फेवरेट चैप्टर एसएचएम के आपके कुछ पेन्स को दूर करने आया हूं। ठीक है, एसएचएम में हम लोग दो सेशंस लेंगे। एक सेशन, पहला सेशन में हम लोग बात करेंगे फेजर टेक्निक के बारे में। फेजर को समझेंगे, किस तरह से फेजर हमारी जिंदगी को आसान बनाता है। बहुत सारी कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स में हमें जाने की जरूरत नहीं पड़ती, फेजर ओरली बहुत मेजर प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। तो फेजर को आज हम लोग मास्टर कर रहे होंगे। फेजर हमारे अगले चैप्टर वेव्स में भी काम में आता है। सुपरपोजिशंस, हम सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम कर रहे होते हैं, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स कर रहे होते हैं, अल्टरनेटिंग करंट में वोल्टेज के फेजर्स को ऐड कर रहे होते हैं, करंट के फेजर्स को ऐड कर रहे होते हैं। तो फेजर हमारे कई चैप्टर्स में यूज हो रहा होता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चे। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं, देखो आज हमारा जो टारगेट है वो है फेजर प्रॉब्लम सॉल्विंग इन एसएचएम को सीखना। ओके, फेजर जिस इक्वेशंस को हमारे लिए आसान बनाता है, एक बार उस इक्वेशन को देख लेते हैं। अगर एसएचएम पर्सपेक्टिव से हम लोग बात करें तो सिंपल हार्मोनिक मोशन आप सभी ने पढ़ रखा होगा, जिसमें हम लोग दो तरह से पढ़ रहे होते हैं। एक बात करते हैं लीनियर एसएचएम की, एक बात करते हैं हम लोग एंगुलर एसएचएम की, और होपफुली दोनों ही इक्वेशन आप लोगों ने देख रखी हैं। जब हम लीनियर एसएचएम की बात करते हैं तो वहां पे बोल रहे होते हैं कि F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, और यहां पे टॉर्क की बात करें तो टॉर्क हमारे पास माइनस सी थीटा इस तरह से आ जाता है। ठीक है, फिर टाउ इक्वल टू आई अल्फा लिख सकते हैं, यहाँ पे एफ इक्वल टू एम ए लिख सकते हैं। मैंने ओरिजिन के अबाउट मीन पोजीशन ली है, तो यहाँ पे हम सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बना सकते हैं। उसके जो सॉल्यूशन आते हैं हमारे पास, आप सभी को याद होंगे, यहां से हमारे पास पोजीशन एक्स आ जाती है, एक्स इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। यहां पर ए क्या है? ए इज द एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। फाई नॉट क्या है? इनिशियल फेज के कहां से एसएचएम स्टार्ट हो रहा है। तो ये तीन चीजें पता है तो एसएचएम का हम लोग पूरी इक्वेशन लिख सकते हैं। सिमिलरली एक और हमारे पास रिजल्ट आता है यहां से, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। किसी भी पोजीशन x पे पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी? अलग अलग वेलोसिटी पर चल रहा होता है वो, हर अलग अलग पोजीशंस पर, तो यहां से निकाल सकते हैं। और यहां पर टॉर्क को भी हम आई अल्फा लिखते हुए, यहां पे भी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाती है हमारे पास। यहां पर एंगल्स में एसएचएम हो रहा होता है, जैसे आपने सिंपल पेंडुलम देख रखा है, एंगल समय के साथ बदल रहा है, तो थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। ये वही इक्वेशन है, साइन की वही इक्वेशन है जो यहां पर है, बस यहां पर एक्स में हो रहा था एसएचएम, लीनियर एसएचएम हो रहा था यहां पे। लेट्स से मैं इसको एक बार आपको दिखा दूं, थोड़ा फील करा दूं। एक्स इक्वल टू 0 को मीन पोजीशन मानते हुए ये इक्वेशन लिखी गई है। यहां पर जो एक्सट्रीम पोजीशन है दैट इज प्लस ए माइनस ए, इस तरह से पोजीशन है हमारे पास। यहां पर वेलोसिटी 0 होती है, यहां पर एक्सेलरेशन 0 होता है। a0 और v0 के बीच की दूरी को हम लोग एम्पलीट्यूड कह सकते हैं, या फिर मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की दूरी को हम लोग एम्पलीट्यूड कह सकते हैं। यहां पर मीन पोजीशन हमारे पास ये है जहां पे टॉर्क 0 होता है, और एक्सट्रीम पोजीशन जहां पर अगेन एंगुलर वेलोसिटी 0 हो रही है। इसका एंगुलर वेलोसिटी की अगर एक्सप्रेशन लिख दें हम लोग, एंगुलर वेलोसिटी में ओम से लिख रहा हूं यहां पे, क्योंकि हम ओमेगा पहले यूज कर चुके हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी के अंदर। तो यहां पर भी मैं लिख सकता हूं ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब ए क्या है यहां पर? एम्पलीट्यूड है थीटा नॉट, कितना मैक्सिमम वो जा रहा है एंगल, दैट इज थीटा नॉट माइनस थीटा स्क्वायर। तो ये आपने इक्वेशन देखी है, और इन इक्वेशंस को आप मैथमेटिकली सॉल्व कर सकते हैं अलग अलग प्रॉब्लम्स में। यहां पर आपको साइन अलग अलग एंगल्स पर निकालना है, टाइम की वैल्यू पुट कर दो, एंगल आ जाएगा, साइन की वैल्यू निकालो, आपके पास काम हो जाएगा। साइन का ग्राफ भी आपको पता है। तो ऐसा नहीं है कि इन इक्वेशंस को मैथमेटिकली डील नहीं कर सकते, बट कई बार मैथमेटिकली डील करने में हमें काफी टाइम लग रहा होता है।
और बहुत सारे कॉम्प्लेक्स सिचुएशन ऐसी आ जाती हैं कि आप फंस जाते हैं मैथमेटिकली, तो उसको बार बार साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा रहे हैं, उसको एक्सपेंड कर रहे हैं, फिर कंप्रेस कर रहे हैं, एक फॉर्मूला बना रहे हैं, तो उसमें बहुत टाइम लग जाता है। तो उन्हीं सब चीजों से बचने के लिए यहां पे हम लोग फेजर यूज कर रहे होंगे। पहले एक आसान सा क्वेश्चन देखते हैं, सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन उठाते हैं एसएचएम का, फिर उस बेसिक से क्वेश्चन में पहले फेजर को अप्लाई करके देखते हैं हम लोग, ठीक है। एक क्वेश्चन आप सभी लोग कर सकते हैं, जैसे कि ये वाला करते हैं। जैसे मैंने यहां पे आपके लिए लिखा हुआ है, अ पार्टिकल इज परफॉर्मिंग एसएचएम एज एक्स इक्वल्स टू ए साइन पाई टी प्लस पाई बाई 6। ये एसएचएम है अबाउट मीन पोजीशन एक्स इक्वल्स टू 0, ठीक है। अबाउट ओरिजिन लिख देता हूं मैं, अबाउट ओरिजिन। Find time at which particle is at x equals to plus root 3a by 2 and moving towards mean position first time। ठीक है, पहली बार वो कब रूट 3a by 2 पर होगा और मीन पोजीशन की तरफ चल रहा होगा। चलिए बहुत बढ़िया है। अब यहां पर एक बच्चे को मान लो पूरा मैथमेटिकली इस क्वेश्चन को देखना है, तो वो सिंपली कहेगा कि सर इस क्वेश्चन में क्या है, बहुत सिंपल है और ये है भी वास्तव में सिंपल। x इक्वल्स टू ए साइन ऑफ पाई टी प्लस पाई बाई 6 आपने दे रखा है सर, मैं इसको अगर रूट 3a बाई 2 के बराबर कर दूंगा तो यहां पर मेरे को अलग अलग समय पता पड़ जाएंगे। तो यहां पर जैसे आप बराबर करेंगे, देखो a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास इक्वेशन आ गई साइन पाई टी प्लस पाई बाई 6 दैट इज इक्वल्स टू रूट 3a बाई 2। अब रूट 3a बाई 2, साइन रूट 3a बाई 2 कब होता है, जब एंगल की वैल्यू क्या हो सर, पाई टी प्लस पाई बाई 6 की वैल्यू हम लोग बराबर कर दें, साइन 60 डिग्री पर होता है सर, दैट मीन्स पाई बाई 3 के बराबर कर दीजिए। अच्छा, और फिर सेकंड क्वाड्रेंट में वापस होगा, दैट इज 2 पाई बाई 3 पर वापस होगा। ये मानता है कि नहीं मानता है, मानता है, ठीक है। तो अब इसके बाद अगेन हम बोल सकते हैं ये 4 पाई बाई 3 पे वापस होगा, 4 पाई बाई 3 नहीं 2 पाई प्लस पाई बाई 3, 2 पाई प्लस पाई बाई 3 पर वापस होगा, दैट इज 7 पाई बाई 3 पर, 7 पाई बाई 3 वापस होगा। तो ऐसे करके आप निकाल सकते हैं हमारे पास ये कब कब होने वाला है। तो ये इन पोजीशंस पर एक्चुअल में यहां पर साइन होगा। साइन तो हमारे पास कंटिन्यूअस चलता रहता है, अगर हमें साइन का ग्राफ पता है तो ये कहां पर बात चल रही है, लेट से देखिएगा दिस इज थीटा, और हम साइन थीटा का ग्राफ जो कि हमें सभी बच्चों को याद होगा इस तरह से, और आपने वैल्यू दे दी है सर रूट 3/2। रूट 3/2 तो सर कई बार होता है, यहां पर हमने निकाला अभी पाई बाई 3 60 डिग्री पर, 120 डिग्री पर, अगेन यहां पर मैंने निकाल दिया आपके लिए 7 पाई बाई 3 पर, यहां पर अगेन निकाल सकते हैं हम लोग 3 पाई माइनस पाई बाई 3, 3 नहीं 3 पाई, हमारे पास 2 पाई हो गया। अगर देखें हमारे पास यहां पर देखो 2 पाई के आगे 60 डिग्री किया मैंने, तो 2 पाई प्लस पाई बाई 3 कर दिया, दैट इज 7 पाई बाई 3, और यहां पे 3 पाई है, 3 पाई में से अगेन मैं पाई बाई 3 अगर माइनस कर दूं तो अगेन यहां पर हमारे पास आ जाएगा 3 पाई माइनस पाई बाई 3, दैट इज 8 पाई बाई 3। तो ये इस पर्टिकुलर जो रूट 3/2 वैल्यूज है वो किस किस एंगल पर होती है साइन में आपको पता है, और ये कंटिन्यूअस चलती रहेगी, ये कंटिन्यूअस चलती रहेगी। तो यहां पर अगर हम लोग मैथमेटिकली सोचें कि आपने अगर बोला कि सर हमसे तो पहली बार पूछ रहा है ना, तो पहली बार तो साइन जो रूट 3/2 होता है वो तो पाई बाई 3 पर होता है, और आप इसको बराबर कर देंगे तो यहां पर आप क्या आंसर तक पहुंचेंगे देखेंगे एक बार। आपने पाई टी प्लस पाई बाई 6 को अगर पाई बाई 3 के बराबर कर दिया तो यहां पर देखो पाई टी की वैल्यू आ जाएगी पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टाइम की वैल्यू 1/6 आ जाएगी। क्या पॉजिटिव आ रही है, हाँ पॉजिटिव आ रही है, तो पॉजिटिव हर टाइम आंसर सही होता है क्या, नहीं, दिस इज रॉन्ग, ये गलत है। ये गलत कैसे, उसने एक और टर्म दिया है कि मूविंग टूवर्ड्स द मीन पोजीशन, मीन पोजीशन की तरफ चलना चाहिए। अब यहां से कैसे देखेंगे सर इन एंगल से कि मीन पोजीशन की तरफ कब चल रहा है वो, यहां से ऐसे देख सकते हो, जैसे एंगल है, एंगल देखो आप, ये साइन का जो एंगल है थीटा है वो समय के साथ बढ़ रहा है, तो एंगल तो लगातार बढ़ रहा है। साइन की वैल्यू अगर घटेगी, साइन की वैल्यू अगर घटेगी तो एक्स की वैल्यू घटेगी, तो मीन पोजीशन जो कि एक्स इक्वल टू 0 है, ओरिजिन है,
x इक्वल टू 0 पे पहुंचने के लिए x को कम हो रहा पड़ रहा होगा। अगर x कम हो रहा है, अगर मान लो आप π/3 पे काम कर रहे हो, तो π/3 के बाद जब एंगल बढ़ेगा तो साइन की वैल्यू बढ़ रही होगी। अगर साइन की वैल्यू बढ़ रही है, अगर साइन की वैल्यू बढ़ रही है तो पार्टिकल एक्चुअली मीन पोजीशन से दूर जा रहा है। मीन पोजीशन x इक्वल टू 0 पर है, वो दूर जा रहा है। हमें चाहिए टूवर्ड्स द मीन पोजीशन चले। तो जब अगर मैं 2π/3 लूंगा, तो अगर इसके बाद थीटा बढ़ेगा तो एक्चुअल में देखो साइन की वैल्यू घट रही होगी। तो साइन की वैल्यू घटेगी, इसका मतलब वो मीन पोजीशन की तरफ चल रहा होगा। तो टाइम के साथ थीटा बढ़ रहा है, तो 2π/3 के बाद थीटा बढ़ेगा बट साइन की वैल्यू घटेगी और पार्टिकल मीन पोजीशन की तरफ चल रहा होगा। इसका मतलब हम ये नहीं ले सकते, हमें लेना पड़ेगा 2π/3। और जैसे ही आप 2π/3 लोगे, इसमें आप लिखोगे πt प्लस π/6 इज इक्वल टू 2π/3। तो यहां से πt इज इक्वल टू 2π/3 माइनस π/6। ये हमारे पास आ गया π/2 और यहां से टाइम की वैल्यू आ गई 1/2। दिस इज द आंसर। ये पहली बार वो जब √3a/2 पर होगा और मीन पोजीशन की तरफ चल रहा होगा तो टाइम हो रहा होगा हाफ सेकेंड्स। हालांकि क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। अगर आप मैथमेटिक्स, ट्रिग्नोमेट्री, ग्राफ वगैरह ये सब चीजें बहुत ढंग से कर चुके हो तो आपके लिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये। बट मैं फिर भी कहूंगा कि इस क्वेश्चन को ऐसे करना, ओरल कर सकते हो। ये क्वेश्चन एक्चुअल में ओरल है, अगर हमें फेजर समझ में आता है तो। ये ओरल क्वेश्चन है बच्चे, ना ऐसे करना ना ऐसे करना, ना ये सोचना ये नहीं होगा, ये वाला एंगल हमें लेना पड़ेगा, ये सब नहीं करना है यार। कैसे करना है देखो बताता हूं। फेजर 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 फेजर, अब हम समझेंगे फेजर। देखो फेजर एक जुगाड़बाजी है, इस चीज को पहले आप फील कर लें। फेजर एक जुगाड़बाजी, जुगाड़बाजी क्या होता है, मतलब फेजर एक ऐसी टेक्निक है, हम सिर्फ एसएचएम के साथ उसे फिक्स कर दें ऐसा नहीं है। कोई भी इक्वेशन जो इस फॉर्म में लिखी हुई है, समझना, x इक्वल्स टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। इस इक्वेशन को समझो, पहले इस इक्वेशन पे काम करते हैं हम लोग। इस इक्वेशन को पढ़ने का एक तरीका है कि हम साइन के ग्राफ और ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यूज को मास्टर कर लें। एक तरीका तो वो हो गया, बट उसमें टाइम लगता है। बेसिक से क्वेश्चन में भी थोड़ा सा समय लग जाता है। हमारे पास अगर समय कम है या हम उसको देखते ही एनालाइज करना चाहते हैं कि यार ये जो पिछला क्वेश्चन था ये किसी एक बड़े क्वेश्चन का छोटा सा पार्ट हो सकता है, क्वेश्चन कुछ और हो सकता है, तो इस छोटे छोटे पार्ट्स में हमें समय कम लगे, इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन को कुछ एक जुगाड़ अगर हमें समझ में आ जाए, दैट इज फेजर, तो बहुत फास्ट हो जाएगा। देखो पहले मैं यहां से एक बार वेलोसिटी निकाल देता हूं, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे बच्चे, तो ये हो जाएगा ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। इसको भी डिफरेंशिएट कर दें तो एक्सेलरेशन हो जाएगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। ये हमारे पास एक्स की वेलोसिटी की एक्सेलरेशन की इक्वेशन है जो पार्टिकल एसएचएम कर रहा है मीन पोजीशन के अराउंड। यहां पर आपको बहुत इजीली दिख रहा होगा कि x इक्वल टू 0 पर से जैसे ही पार्टिकल आ जाएगा तो इसके पास एक्सेलरेशन इधर होने वाला है। पार्टिकल अगर पॉजिटिव x में है तो एक्सेलरेशन इसके इधर होने वाला है, अगर पार्टिकल इधर है तो एक्सेलरेशन इसका डेफिनेटली इधर होने वाला है। वेलोसिटी इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है। पार्टिकल एक्सट्रीम की तरफ भी जा सकता है और मीन पोजीशन की तरफ भी जा सकता है। तो ये इस लाइन के अलोंग एसएचएम कर रहा है। इसी चीज को पढ़ने के लिए हमने सोचा कि यार यहाँ पे लगातार इसकी वेलोसिटी बदल रही है, लगातार इसका एक्सेलरेशन बदल रहा है। यहाँ पे इसकी वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन मैक्सिमम है, दैट इज ओमेगा स्क्वायर ए। यहां पर इसका एक्सेलरेशन 0 है, वेलोसिटी मैक्सिमम है, दैट मींस ओमेगा ए। अगेन यहां पर एक्सेलरेशन मैक्सिमम हो जाता है, वेलोसिटी 0 हो जाती है। तो ये लगातार वेलोसिटी बदल रही है, लगातार एक्सेलरेशन बदल रहा है, लगातार पोजीशन बदल रही है समय के साथ। तो हम इस चीज को कैसे आसानी से पढ़ सकते हैं, हमने सोचा कि इस बदलते हुए साइनोसॉइडल फंक्शन को पढ़ना आसान है या फिर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ना आसान है। सोचना, सर्कुलर मोशन, उसमें भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, अरे जिसमें स्पीड कांस्टेंट रहती है, मासूम सा कांस्टेंट रेडियस के अबाउट,
सेंटर के अबाउट कांस्टेंट रेडियस पे घूमता रहता है पार्टिकल, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओमेगा कांस्टेंट, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट, सिर्फ सेंट्रीपिटल ओमेगा स्क्वायर आर, स्पीड कांस्टेंट। एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ना आसान है या साइनोसॉइडल फंक्शन, इनको पढ़ना आसान? तो यहां समझ में आया कि नहीं सर, सर्कुलर मोशन पढ़ना बहुत आसान है। तो एक जुगाड़ बैठाया जिसमें यह देखा गया कि अगर सर्कुलर मोशन वाला पार्टिकल इन इक्वेशन को समझा दे तो हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ लेंगे, क्योंकि वो एक मासूम सा मोशन है जो हमेशा चलता जा रहा है कांस्टेंट स्पीड से। तो उस मासूम से मोशन ने इस इक्वेशन को कैसे रिप्रेजेंट किया, दैट इज अ फेजर। समझिएगा हमने क्या जुगाड़बाजी करी। फेजर हमने कहा कि ठीक है, फेजर एक रेडियस वेक्टर है। रेडियस वेक्टर कैसे है? आपको सबसे पहले, अब देखो मैं बोल रहा हूं कि जुगाड़बाजी है। जुगाड़बाजी है तो मतलब मैंने कुछ कायदे कानून बनाए होंगे कि यार एक काम करो, ऐसा 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 कर लो तो आपका जुगाड़ सटीक बैठेगा हमेशा। तो वो जो हमने जुगाड़ के कायदे कानून बनाए वो क्या है कि आपको एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन लेना है जिसका रेडियस आपको लेना है एम्पलीट्यूड के बराबर। यहां पे हम क्या कंसीडर कर रहे हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जिसकी रेडियस आपको क्या लेनी है? एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम, एम्पलीट्यूड दैट इज ए, और इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी लेनी है? एंगुलर वेलोसिटी आप लेंगे एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बराबर, एसएचएम की एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बराबर। वो कितना हो गया? वो था ओमेगा। ओके, दूसरा थर्ड पॉइंट यहां पर है फेजर। हमारा फेजर अगर आप चाहते हो वही इक्वेशन को रिप्रेजेंट करे तो आप एक काम करो, उसको हमेशा एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ। ठीक है ना? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, ऑलवेज रोटेट्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, या ये मत सोचना सर ऐसा ही क्यों करें। अरे यार जुगाड़ बैठाना है ना अपने को तो इक्वेशन ये पढ़नी थी। एसएचएम का कोई भी क्वेश्चन फेजर का नहीं होता, इस चीज को समझो आप। आपके पास कभी क्वेश्चन में फेजर वर्ड नहीं लिखा होता, या ऑल्टरनेटिंग करंट में, या वेव्स में, वेव ऑप्टिक्स के अंदर हर जगह फेजर यूज हो रहा होता है, बट कोई क्वेश्चन फेजर का नहीं होता। क्यों? कि फेजर एक टेक्निक है बस, उसको जिंदगी को आसान बनाने के लिए। आप उस टेक्निक को यूज करना चाहते हो या कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स में जाना चाहते हो, वो आपकी चॉइस है। हम एक आसान टेक्निक सीख रहे हैं, तो क्वेश्चन फेजर का लिखा हुआ नहीं होता, क्वेश्चन एसएचएम का है। हम उस एसएचएम को मैथमेटिकली पढ़ने के बजाय हम उसको फेजर के थ्रू डील कर लेंगे, ये हमारी चॉइस है। ठीक है ना? तो हम इसके लिए जुगाड़ बैठा रहे हैं कि यार अगर इस इक्वेशन को परफॉर्म करवाना है तो ऐसा ऐसा होना चाहिए, और सारे एंगल्स जो हैं वो रेफरेंस लाइन से मेजर करने चाहिए। और रेफरेंस लाइन किधर होगी? ध्यान से देखना, हम लोग रेफरेंस लाइन ले रहे हैं, ये दिस इज अ रेफरेंस लाइन। सारे एंगल्स यहां से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही मेजर करने हैं। ये हमारे पास रेफरेंस लाइन है, सारे एंगल्स यहीं से मेजर करने हैं, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप मेजर करोगे तो पॉजिटिव एंगल है, क्लॉकवाइज में चले गए तो नेगेटिव एंगल है वो। ठीक है, अब ये एक मासूम सा हमारे पास मोशन कर रहा है जो कि है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सर ये पार्टिकल तो सर्कुलर मोशन कर रहा है, ये एसएचएम कैसे हो गया? देखेंगे ध्यान से, इस पार्टिकल पर फोकस करो। ये पार्टिकल जो मैंने यहां पे लिया है, इस पार्टिकल फोकस करो। ये एसएचएम कैसे कर रहा है? सर आपने तो इस इक्वेशन पढ़ाने की बात करी थी, यहां तो आप यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ाने लगे। वो तो हमें पहले से आता है, वो तो बहुत सिंपल चीज है। यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, यूनिफॉर्म ओमेगा से चल रहा है, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर है, डायरेक्शन बदल रही है, वेलोसिटी बदल रही है, स्पीड कांस्टेंट है। ये है फेजर। सर ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गया, बट ये इक्वेशन कहां है? इस इक्वेशन को फील करने के लिए आप यहां पर इस तरह से देखेंगे। अगर मैं आपको कहूं, मैं अगर कहूं, इधर से शेडो अगर आप लोगे इसकी, इधर से आप लाइट फॉल करा दो। लाइट समझते हैं? इधर से लाइट फॉल करा दी मैंने,
इधर से लाइट मान लो, लाइट फॉल करा दी, ये लाइट फॉल करा दी, तो इस पार्टिकल की शेडो किधर आएगी? अगर लाइट इधर से आ रही, मान लो कुछ कुछ और नहीं है यहाँ पे, बस ये पार्टिकल है जो घूम रहा था, तो इस पार्टिकल की जो शेडो आएगी, इस पार्टिकल की शेडो जो आएगी बच्चे वो इधर आएगी। दिस इज अवर मेन पोजीशन। एक बार सोच के देखिए, एक बार सोच के देखिए, जब ये पार्टिकल घूमेगा, इसे हमेशा एंटी क्लॉकवाइज ही घूमना है, इसे हमेशा एंटी क्लॉकवाइज ही घूमना है, ये ऐसे घूम रहा है, तो शेडो क्या कर रही होगी इस समय? इस समय शेडो क्या कर रही होगी? शेडो इसके ऊपर चल रही होगी, ऊपर चढ़ रही होगी। शेडो तो एक स्क्रीन पर चल सकती है, दिस इज स्क्रीन, दिस इज स्क्रीन, स्क्रीन, ठीक है ना। इसकी जो रेडियस है वो आपने पहले से ही एम्पलीट्यूड के बराबर ले रखी है, तो इसका मतलब जब ये पार्टिकल इस तरह से घूमते हुए यहां पहुंचेगा, तो एक्चुअल में क्या इसकी शेडो यहां पर, ये आपने मीन पोजीशन ले रखी है सर, ये दूरी एम्पलीट्यूड के बराबर है। अगर एम्पलीट्यूड के बराबर है तो क्या यहां पर इस वक्त प्लस ए लिख सकता हूं मैं? क्या ये शेडो, दिस इज द शेडो, कि शेडो और ऊपर जाएगी इसकी? नहीं सर, शेडो ऊपर नहीं जाएगी इसकी। बहुत बढ़िया बेटा, शेडो ऊपर नहीं जाएगी। लेट से ये घूमता हुआ नीचे आ रहा है, तो क्या वापस शेडो इसके पॉइंट के बाद नीचे आ गई होगी वापस यहां पर? ये और नीचे जा रहा है, लेट से ये और नीचे जा रहा है, और नीचे आ रहा है, और नीचे आ रहा है, और नीचे आ रहा है, घूमता हमेशा एंटी क्लॉकवाइज ही है, तो क्या शेडो इसकी यहां पहुंच गई होगी? दिस इज माइनस है, नेगेटिव ऑफ एक्सट्रीम। अब इसकी शेडो और घुमा दो, और घुमा दो, और घुमा दो, ये वापस यहां आ गया होगा। तो ये ऐसे से करेगा, जो इसकी शेडो है वो एक्चुअल में माइनस ए से प्लस ए सिर्फ ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रही होगी। तो क्या सर क्वेश्चन सर ये वाली हो गई क्या सर? हर माइनस ए से प्लस ए जाने वाली चीज एसएचएम होती है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। यहां पर आप इस इक्वेशन को फील कर सकते हैं। इस इक्वेशन को फील कराने के लिए लेट्स से मैं इसको नेक्स्ट पेज बनाता हूं आप लोगों के लिए, इसी को कॉपी कर लेते हैं हम लोग। देखिए, आप अगर इसको यहां पर समझो, t इक्वस टू 0 अगर मैं पुट कर दूं, तो t इक्वस टू 0 पे पार्टिकल कहां पर है? पार्टिकल है a साइन ऑफ पाई नॉट पर एट t इक्वस टू 0। मानता है या नहीं मानता है? t इक्वस टू 0 पार्टिकल यहां पर है, ये फाई नॉट एंगल ज्यादा पर है। लेट्स से फाई नॉट एंगल हमारे पास यहां पर आ रहा है, इसको ऐसे घुमा सकते हैं क्या? नहीं, लेट्स से दिस इज फाई नॉट एंगल। अब ध्यान से देखना, दिस इज फाई नॉट एंगल, तो t इक्वल्स टू 0 पे ये वाला पार्टिकल अगर यहां पे होगा, तो क्या शेडो यहां पे होगी? तो एसएचएम वाला पार्टिकल बोल रहा हूं यहां पे होगा। तो t इक्वल्स टू 0 पे आप देखो, इसका जो रेडियस है वो एम्पलीट्यूड के बराबर ही है, तो जो शेडो आ रही होगी वो मीन पोजीशन से कितनी दूरी पर आ रही है? तो आप देखोगे सर, अगर ये एम्पलीट्यूड है तो इसके कंपोनेंट a cos फाई और a sin फाई नॉट लेना है अपने को, तो ये दूरी a sin फाई नॉट आ रही होगी। तो क्या t इक्वल्स टू 0 पे एसएचएम वाला पार्टिकल भी इसी पोजीशन पर था और शेडो भी इसी पोजीशन पर है। इसकी शेडो देखो, a sin थीटा कंपोनेंट है, cos थीटा वाला कंपोनेंट तो इधर आ जाएगा, sin थीटा वाला सामने आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब आपको अगर पता है ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे काम की बात यही है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमारे पास अल्फा 0 है, तो जितना भी एंगल ये घूम रहा होगा दैट इज ओमेगा टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर से, ये तो 0 हो गया। तो किसी भी टी टाइम में जो एंगल घूमेगा कहीं से भी, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। शुरू में सर ये यहां पे था, तो टी टाइम में कितना घूमेगा? ओमेगा टी। ये जहां पर भी होगा वहां से टी टाइम में ओमेगा टी घूमेगा। मानता है कि नहीं मानता है? तो अगर ये टी इक्वल्स टू 0 पे यहां पर है, लेट्स से टी इक्वल्स टू 0 पे यहां पर है, तो यहां से अगले टाइम टी पर कहां पहुंच जाएगा? लेट्स से ये यहां पहुंच गया, कितना एंगल घूम गया? ओमेगा टी। ओमेगा टी तो ही घूमेगा एंगल, तो ये टी इक्वल्स टू टी पर ये मासूम मोशन है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक मासूम मोशन है, और इस मासूम मोशन का जो यहां पर शेडो आएगी दैट इज दिस। तो एसएचएम वाला पार्टिकल कहां पर है? टी इक्वल्स टू टी पर। तो आप देखोगे सर, ये तो आपने बताया था कि रेडियस जो है वो एम्पलीट्यूड के बराबर है, तो इसका जो हमारे पास कंपोनेंट आएगा, शेडो आएगी जो मीन पोजीशन से कितनी दूरी पर दिखाई जाएगी, क्या वो इसका साइन वाला कंपोनेंट आएगा इस पूरे एंगल का, मतलब ओमेगा टी प्लस फाई नॉट का। तो ये जो पूरी दूरी आ जाएगी, ये आ जाएगी ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई नॉट।
मानता है कि नहीं मानता है? तो एक्चुअल में अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये इक्वेशन ही फॉलो कर रही है शैडो। शैडो इसी इक्वेशन को फॉलो कर रही है। और यही नहीं, आप यहां पर वेलोसिटी का कंपोनेंट ले लीजिए। शैडो की वेलोसिटी कितनी होगी? शैडो की वेलोसिटी आपको पता है कि अगर ये इक्वेशन 1 है तो वेलोसिटी इसको डिफरेंशिएट करने के बाद जो आ जाएगी दैट इज ए ओमेगा साइन ऑफ, सॉरी कॉस आ जाएगा यहां पे, कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइ नॉट। ये आ जाएगी वेलोसिटी। आप देखो इसकी वेलोसिटी कितनी है सर? ये तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, स्पीड तो इसकी कांस्टेंट रहेगी। कितनी होगी सर? v इक्वल्स टू ओमेगा आर। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में v इज इक्वल्स टू ओमेगा आर, और ओमेगा कांस्टेंट है, r कितना है? a के बराबर। तो v इक्वल्स टू ओमेगा आर करेंगे तो इसकी वेलोसिटी आ गई ओमेगा a। ओमेगा a। एक चीज आप देखिएगा, बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है इसमें। मैं यहां पे कंपोनेंट ले लूं, वैसे हम डायरेक्टली कर सकते हैं बट होता है आपको नहीं आता हो, इसलिए मैं दिखा दूं एक बार। ये एंगल पूरा कितना है? ओमेगा टी प्लस फाइ नॉट। तो ये एंगल भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ये, ठीक है। तो ये 90 माइनस, तो ये वापस से ये पूरा एंगल यही हो जाएगा। ये अगर एंगल थीटा है पूरा तो दिस एंगल इज थीटा, तो ये अगेन थीटा। तो आप देखो शैडो की वेलोसिटी कितनी होगी? क्या इस वेलोसिटी का जो कॉस वाला कंपोनेंट होगा, कॉस थीटा वाला कंपोनेंट, क्या शैडो उस कॉस थीटा से चल रही होगी? इसका जो साइन वाला होगा उस पे तो शैडो का इफेक्ट आएगा ही नहीं ना। तो इधर से जो लाइट आ रही है, शैडो जो ऊपर चल रही है, उसका जो हमारे पास कंपोनेंट आएगा वेलोसिटी का, दैट वेलोसिटी इज ओमेगा ए, और कॉस वाला कंपोनेंट आएगा कॉस ऑफ थीटा। और थीटा कितना माना है मैंने? पूरा ओमेगा टी प्लस फाइ नॉट। ओमेगा टी प्लस फाइ नॉट। मानता है कि नहीं मानता है? क्या ये वही इक्वेशन है वेलोसिटी की? तो जो वेलोसिटी की एसएचएम की इक्वेशन थी, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, कितना आसान सा मोशन है ये, इसकी शैडो यही परफॉर्म कर रही है। और यही नहीं, इसके आगे भी एक्सेलरेशन भी आप यहां से प्रूव कर सकते हो कि एक्सेलरेशन भी हमारे पास क्या है? माइनस ऑफ ए ओमेगा स्क्वायर। इसको डिफरेंशिएट कर दिया एक और बार, तो ये ओमेगा टी प्लस फाइ नॉट आ गया। अब देखो, अब ये मासूम सा मोशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये अपने आप देख लेना, क्या मैं दिखा देता हूं, इतना टाइम नहीं लेगा। देखो इसका एक्सेलरेशन क्या, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर आर ही रहने वाला है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, टुवर्ड्स द सेंटर। ये तो ओमेगा स्क्वायर आर ही होगा यार, और आर कितना है? ए के बराबर। तो ओमेगा स्क्वायर ए एक्सेलरेशन है, तो शैडो का एक्सेलरेशन कितना होगा? आप देखो, अगर पार्टिकल एक्स ऊपर है तो शैडो का जो एक्सेलरेशन होगा वो नीचे की तरफ आएगा। कंपोनेंट कितना कंपोनेंट आ जाएगा इसका? इसका एक्सेलरेशन कंपोनेंट आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर ए का कंपोनेंट। ओमेगा स्क्वायर ए का कौन सा कंपोनेंट? इधर है कॉस थीटा, इधर आएगा साइन थीटा, साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइ नॉट। एक्स ऊपर, एक्सेलरेशन नीचे नेगेटिव में। तो क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एसएचएम की इक्वेशन को सटीक बिठा देता है, इसलिए हम एसएचएम को पढ़ने के बजाय यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देख पढ़ लेते हैं, और बाद में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की शैडो देख लेते हैं। क्या आपको जो भी करवाना है हम तो शैडो से देख लेंगे। मानता है कि नहीं मानता है? तो अब पीछे जो क्वेश्चन किया था हमने, एक बार वापस से देख लेते हैं उसको। अच्छा, मैं कुछ आपको फेजर आपने पढ़ा हुआ है, तो ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। कौन सी वैल्यूज मैं बता दूंगा। जो हमारे पास सबसे कॉमनली यूज्ड एंगल्स होते हैं वो कौन से एंगल्स होते हैं बच्चे? आप देखो, अगर ये मेन पोजीशन है दैट मींस x इक्वल टू 0, यहां पे है x इक्वल टू प्लस है, यहां पर है x इक्वल टू माइनस है। मैं हमेशा ऐसे ही बना रहा हूँ, आप इसलिए ध्यान से याद कर लें इसको। ये पिंक कलर दिखाई दे रहा है आप लोगों को? विजिबिलिटी प्रॉपर है इसकी? हाँ है, प्रॉपर है। ओके, देखो x इक्वल टू a बाई 2 माइनस a बाई 2, a बाई रूट 2 और रूट 3 a बाई 2। ये पोजीशन सबसे ज्यादा यूज हो रही होंगी, रूट 3 a बाई 2। ये सबसे ज्यादा यूज हो रही होगी। तो ये किस किस एंगल पर होती है? अच्छा, एक चीज याद रखना, दिस इज अवर रेफरेंस लाइन। अपने को सारे एंगल्स यहां से नापने हैं, बट अभी अगर मैं बोल दूं कि यहां से एंगल लेट से 60 डिग्री, तो बताओ यहां से कितना होगा? तो ये सब आप लोगों के लिए 120 डिग्री, ये बहुत सिंपल बात है। तो मैं नापना फाइनली रेफरेंस लाइन से, बट अभी मैं कहीं से ही बता दूं आपको। तो देखो, ये a बाई 2 का
रूट ए बाई रूट टू और ए बाई रूट थ्री ए बाई टू, इन सब के आपको अगर मान लो पार्टिकल बोला जाए ए बाई टू पर, तो ए बाई टू पर जो एसएचएम वाला पार्टिकल होगा उस समय जो फेजर होगा वो यहां पर होगा, या तो यहां पे होगा यहां पे होगा, यहां पे हो तो किधर चल रहा होगा, ऊपर की तरफ। दैट मींस एसएचएम वाला पार्टिकल इज मूविंग अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन। अगर यहां पे है तो किधर चल रहा होगा, इधर। सर ऊपर नहीं चल सकता क्या? अरे ये तो हमने एज्यूम किया ना एंटी क्लॉकवाइज ही चलेगा यार, तो ये इधर चलेगा, तो दैट मींस टुवर्ड्स द मीन पोजीशन चल रहा है। तो हम फेजर से बहुत इजीली बता सकते हैं कि टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। देखो अगर वो इन वैल्यूज पे प्लस वाली इस पे, और हमसे बोला जा रहा है टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, दैट मींस सेकंड क्वाड्रेंट की बात चल रही है। एक्स की वैल्यू अगर पॉजिटिव है और टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, दैट मींस सेकंड क्वाड्रेंट में, और अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन, दैट मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट में है वो। ठीक है, ये एंगल्स कितने होंगे? ये एंगल निकालने के लिए आप बहुत सिंपल से ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते हो। कैसे? दिस इज ए बाई टू एंड दिस इज ए, तो ये अपने आप एंगल 30 डिग्री आ जाएगा। दिस इज ए बाई रूट टू एंड दिस इज ए, तो ये पूरा एंगल 45 डिग्री आ जाएगा। दिस इज रूट थ्री ए बाई टू एंड दिस इज ए, तो ये एंगल पूरा 60 डिग्री आ जाएगा। दिस पूरा इज 60 डिग्री। तो ये अपने को याद होना चाहिए, ये पूरा इज 60 डिग्री, 45 डिग्री और 30 डिग्री। इधर भी मैं निकालता हूं, दिस इज 30 डिग्री, दिस इज 45 डिग्री, दिस इज 60 डिग्री। ये डायग्राम आप प्लग बना लेंगे। ऐसे यहां पर कुछ हो, यहां पर लेट से माइनस रूट थ्री ए बाई टू है, तो माइनस रूट थ्री ए बाई टू यहां से 60 डिग्री और ये यहां से 60 डिग्री होगा। अब आपको देखना है कि पार्टिकल इनिशियली कहां था और फाइनली कहां था, वो कितना एंगल घूमा है, वो कितना एंगल घूमा है, थीटा इक्वल्स टू ओमेगा टी, जहां टी टाइम में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमेशा सेम एंगल घूमता है। इसका यूज कैसे करेंगे? देखो अभी हमने जो पीछे क्वेश्चन किया था, इसका जो हमने पीछे क्वेश्चन किया था, देखो इस क्वेश्चन देखो, ये कितना आसान सा क्वेश्चन है। मैं आपको इसको यहीं दिखा देता हूं। मेथड 2 बाई फेजर। तो जिसको फेजर की नॉलेज है वो कैसे बोलेगा? वो बोलेगा t इक्वल टू 0 पर इनिशियल फेज कितना है, 30 डिग्री। पाई बाई 6 कितना होता है, 30 डिग्री। तो इसका मतलब जो भी सर फेजर होगा उसमें जो पार्टिकल होगा वो 30 डिग्री पर था शुरुआत में 30 डिग्री पर था। ओके, अब कहां पहुंचना है उसको? फाइंड द टाइम एट विच द पार्टिकल इज एट x इक्वल टू रूट थ्री बाई। अच्छा देखो क्वेश्चन में इसकी बात चल रही है, पहले a बाई टू पर था और अब पहुंचना है उसको रूट थ्री ए बाई टू पर, और रूट थ्री ए बाई टू पर पहुंच के मीन पोजीशन की तरफ चलना है। और मीन पोजीशन की तरफ चलना है तो कौन से क्वाड्रेंट में होगा? क्या वो इधर होगा? अगर इधर हुआ तो एंटी क्लॉकवाइज जाने पर ये शेडो ऊपर चल रही होगी, अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन हो जाएगा। दिस इज द मीन पोजीशन। यहां पर नहीं पहुंचना है उसको, एक्चुअल में उसको पहुंचना है यहां पर। तो ये इनिशियली यहां पर है, फाइनली यहां पर है, ये कितना एंगल घूम रहा है? तो आप सिंपली बोलोगे कि रूट थ्री ए बाई टू, दिस इज रूट थ्री ए बाई टू, दिस इज ए, तो दिस एंगल इज 60 डिग्री, दिस 60, दिस 30, दैट मींस इसको जो घूमना है, दैट मींस थीटा वो 90 डिग्री घूमना है, सिर्फ यहां से इनिशियल से फाइनल जाने में 90 डिग्री घूमना है। और ये तो मासूम मोशन है, ये तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो मासूम मोशन है, ये तो थीटा हमेशा ओमेगा टी घूमेगा। थीटा कितना घूमना है, 90 डिग्री, पाई बाई टू, मतलब ओमेगा कितना है, पाई। टाइम कितना लगेगा, 1/2 सेकेंड्स। ना तो आपको साइन के एंगल्स निकालने पड़े, ना ही आपको साइन का ग्राफ बनाना पड़ा, मूविंग फ्रॉम द वे और मूविंग टूवर्ड्स द मीन पोजीशन, ये सब नहीं करना पड़ता है इसमें। तो हमारे लिए फेजर कितनी आसान कर दी उसने जिंदगी, समझ रहे हो? अच्छा ये तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। अब हम थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस की तरफ भी चलेंगे, थोड़े से बेसिक क्वेश्चंस और करते हैं। चलो आप लोग प्रैक्टिस करिए फटाफट से फटाफट से फटाफट से। कुछ क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे दूंगा। देखो बेसिक सा क्वेश्चन यहां पे देखते हैं। पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग अ एसएचएम विद अ टाइम पीरियड t स्टार्टिंग फ्रॉम द मीन पोजीशन, टाइम टेकन बाय इट टू कंप्लीट 5/8 ऑसिलेशंस इज 5/8 ऑसिलेशन कितनी देर में किया होगा उसने?
एक बार पॉज करके आप लोग कर लेंगे, मैं यहां पे कर रहा हूं तुरंत ही सॉल्व। अच्छा, जितने बच्चों का आंसर आ गया है 5t/8, ये गलत है, ठीक है, नहीं आया होगा होपफुली आप लोगों का, बट अगर आया है तो एक बार चीजें समझ लीजिए। A particle is executing a SHM with a time period t starting from the mean position. mean position से start कर रहा है। देखो मैं फेजर से करूंगा, फेजर से सोचता हूं, ठीक है। चलो आपको पहले SHM ऐसे दिखा देता हूं मैं। कहां से स्टार्ट हो रहा है? मीन पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है। लेट्स से दिस इज द मीन पोजीशन। मीन पोजीशन से अगर स्टार्ट हो रहा है तो एक SHM का मतलब क्या होता है? मतलब होता है कि लेट्स से पार्टिकल इधर जा रहा था, तो इधर गया, इधर आया, ये वापस, ये एक ऑसिलेशन कहलाएगा पूरा। जिस फेज में था, मतलब अगर यहां पर था और इधर चल रहा था, तो वापस से वो यहां पर कब होगा और इधर ही चल रहा होगा, वो एक कंप्लीट साइकिल कहलाएगी। मैंने इसको ऐसे दिखा दिया है क्योंकि एक ही लाइन पे दिखाता तो वो दिखता नहीं, इसे थोड़ा सा लाइन को नीचे एक्सटेंड कर दिया है अपन ने। तो आप समझिएगा ये पूरी एक चक्कर है सर। हाँ, इस चक्कर के अगर मैं 5/8 ऑसिलेशन, इसको 4 पार्ट में कर दूं मैं, एक पार्ट, एक पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, ये तो हो गए, एक पार्ट, 2 पार्ट। हमें चाहिए 8 पार्ट, तो इसको भी आधा आधा कर दें, 1 2 3 4। तो आप देखोगे 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 5 पार्ट, तो टोटल 8 में से 5 पार्ट करने में कितना समय लग रहा होगा इसको। तो इसको एक्चुअली अगर ये मान लो प्लस ए था, ये माइनस ए था, तो इसको बस -a/2 तक जाना है, मीन पोजीशन से -a/2 तक। तो आप देखो, इसको फेजर से देखें तो आप देखो दिस इज द मीन पोजीशन, और इसको कहां जाना है? इसको जाना है सर, दिस इज प्लस ए एंड दिस इज माइनस ए, और इसको -a/2 जाना है। आपने अभी भी बताया कि उसे 5/8 ऑसिलेशन करने, तो टोटल ऑसिलेशन को 8 पार्ट में तोड़ दिया और शुरू के 5 ऑसिलेशन देख लिए, मतलब 5 पार्ट देख लिए अपन ने। तो ये -a/2 पर हमें पता है कि t=0 पे इनिशियली यहां पे था, फाइनली यहां पे था। अच्छा, एक चीज और मैंने बताई थी आपको कि a/2 पर जो एंगल होता है वो 30 डिग्री होता है, याद रखना। a/2 पे 30, a/√2 पे 45, √3 a/2 पे 60 डिग्री। तो a/2 पे 30 डिग्री है, कहां से? दिस इज 30 डिग्री। तो क्या उसको यहां से यहां 30 डिग्री घूमना है? नहीं। अच्छा, ये हमारे पास ये किधर चल रहा है? देखो ये चल रहा है टूवर्ड्स द एक्सट्रीम पोजीशन, तो 30 डिग्री तो गलत हो जाएगा बाबू। कैसन करेंगे इसको? कैसन बा करेंगे इसको? करेंगे कि पार्टिकल या तो यहां पे हो सकता है या यहां पे हो सकता है, -a/2 पर, या तो यहां हो सकता है, यहां हो सकता है। तो कौन सा वाला अपने को पोजीशन देखनी है? अगर यहां पे देखोगे तो ये टूवर्ड्स द मीन पोजीशन चल रहा होगा, मतलब ये यहां पे होगा। टूवर्ड्स द मीन पोजीशन तो ये है, इधर चल रहा होगा ये, बट हमें चाहिए टूवर्ड्स द एक्सट्रीम पोजीशन, मतलब नीचे की तरफ चलना चाहिए। तो यहां से उल्टा चल नहीं सकता, ये यहां से इधर चल सकता है। तो जब यहां से इधर चल रहा होगा तो पार्टिकल -a/2 पर है और एक्सट्रीम की तरफ चल रहा है, दैट मींस दिस एंगल इज 30 डिग्री। मानता है कि नहीं मानता है? तो उसको यहां से यहां पे कितना एंगल टोटल घूमना है? दैट इज 210 डिग्री। 210 डिग्री को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 7π/6, 7 × 30, 210 डिग्री घूमना है। तो कितनी देर में घूम लेगा? तो हमें पता है कि थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। तो कब थीटा 7π/2, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है? 2π/t इंटू टी इज इक्वल टू 7π/6। तो यहां से आप देखोगे टाइम जो आ गया दैट इज 7t/12। दिस इज द आंसर। अच्छा, क्वेश्चन में ये बात भी आप समझ लें, 210 डिग्री घूमना है, बट 210 डिग्री कहां से घूमना है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। ऐसा नहीं, यहां पे क्वेश्चन में बोल रखा था कि मीन पोजीशन से इसे 210 डिग्री घूमना है, तो हमने यहां से निकाल लिया। अब अगर यहां पर आपसे बोला होता कि पार्टिकल एक्सट्रीम से स्टार्ट कर रहा है, ध्यान सुनना, अगर एक्सट्रीम से स्टार्ट करता, जस्ट एक दूसरा केस बना रहे हैं हम लोग कि ये हमारे पास SHM है, मीन पोजीशन है और एक्सट्रीम से स्टार्ट कर रहा है, तो यहां से ऐसे जाता और फिर वापस यहां आता, ये हमारे पास एक टोटल हमारे पास पूरी साइकिल होती। यहां पर हम सोच सकते हैं कि ये पूरी साइकिल को
4 पार्ट में तोड़ लिया, फिर हमने 8 पार्ट में तोड़ लिया, फिर हमें यहां से कितने पार्ट कराने हैं, इसके 5 पार्ट कराने हैं। तो इसमें टाइम सेम नहीं आएगा, निकाल सकते हैं क्या? लेट्स से यहां से इसको -a/2 जाना है और टूवर्ड्स द एक्सट्रीम मूव कर रहा हो ये, तो आप देखो कितना ऐसे एंगल घूमना होगा। प्लस एक्सट्रीम से, प्लस ए से स्टार्ट हुआ, मतलब फेजर यहां पे था टी इनिशियली, और फाइनली -a/2 पर है और टूवर्ड्स द मीन पोजीशन चल रहा है। ये आएगा -a/2 और टूवर्ड्स द मीन पोजीशन चल रहा है, तो दैट मींस टोटल एंगल कितना घूमना है, ये हो जाएगा 180 + 60, दैट इज 240 डिग्री घूमना है इस बार। तो उसे 5/8 ऑसिलेशन कहां से शुरू करने, उससे भी आंसर बदल रहा है। ऐसे फेजर से आप सोच सकते हैं। है, आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस और करते हैं। लेट्स से two particle A and B execute SHM along the same line with the same amplitude A, same frequency, same equilibrium position. If the phase difference between them is 2 sin inverse 0.9, then find the maximum distance between the two. अब इस क्वेश्चन को देखें, कैसे कर सकते हैं आप। देखिए, पार्टिकल्स दो हैं, दोनों सेम एम्पलीट्यूड और सेम एंगुलर फ्रीक्वेंसी, सेम इक्विलिब्रियम पोजीशन के अबाउट एसएचएम कर रहे हैं। मतलब वो टकरा नहीं रहे हैं, ऐसा नहीं टकरा रहे हैं वो, ऐसा नहीं, बिल्कुल एकदम पैरेलल लाइंस के अलोंग कर रहे हैं, ऐसा मान लो, अलोंग द सेम पैरेलल लाइंस। तो दो पार्टिकल्स हैं, उन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस है फाई का, तो उनके बीच में मैक्सिमम दूरी कितनी होगी ये निकालना है आपको। क्या मैं इन दोनों पार्टिकल्स को एक ही फेजर पे दिखा सकता हूं? दोनों की रेडियस सेम है, दोनों की रेडियस सेम है, फेज हमारे पास डिफरेंस दे रखा है। तो एक चीज समझिएगा, फेज डिफरेंस क्या होता है? फेज डिफरेंस हमारे पास, लेट्स से x1 इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस φ1, और x2 हमारे पास सेम एम्पलीट्यूड है, सेम फ्रीक्वेंसी है, बट यहां पर जो फेज डिफरेंस, ये पूरा फेज कहलाता है, ये पूरा फेज, और फेज डिफरेंस हमारे पास हो गया φ2 माइनस φ1, ये हमें गिवन है फेज डिफरेंस, ये कांस्टेंट है फेज डिफरेंस। कि देखो, आप जब इन्हें सब्ट्रैक्ट करोगे तो ओमेगा टी से ओमेगा टी तो कैंसिल आउट हो जाएगा, अगर ओमेगा सेम होते हैं तो फेज डिफरेंस कांस्टेंट होता है, जिसको हम लोग आगे जाके वेव्स में हम इंटरफेरेंस के अंदर कोहेरेंट सोर्सेज वगैरह पढ़ रहे होंगे, ठीक है। ओके 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 ओके, अगर यहां पर मैं अगर कहूं, लेट्स से हम एक काम करते हैं ना, हम φ1 को 0 ले लेते हैं, जो φ2 होगा वो डेल्टा फाई के बराबर ही होना है, और डेल्टा फाई जो है मैं ये दे रखा है, डेल्टा फाई में कितना दे रखा है, हम ले लेते हैं 2 साइन इनवर्स ऑफ 0.9। एक बार समझना, लेट्स से एक पार्टिकल अगर यहां पर है, इनके बीच में मैक्सिमम दूरी पूछ रहे हैं, वो किस समय पे होगी ये नहीं पूछ रहे, समय भी पूछा जा सकता था अगर वो इनिशियल पोजीशन बताते हैं पार्टिकल्स की। एक पार्टिकल तो यहां पर है, एक पार्टिकल जो है वो डेल्टा फाई आगे है, तो एसएचएम वाला पार्टिकल यहां पे होगा। लेट्स से ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, ये भी ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, तो ये जब ऊपर की तरफ जा रहे होंगे तो इनके बीच में दूरी कम हो रही होगी, और फिर वापस आ रहे होंगे, फिर दूरी बढ़ेगी इनके बीच में, तो मैक्सिमम दूरी कितनी हो सकती है? अब ये लगातार अपनी वेलोसिटी बदल रहे हैं, पोजीशन बदल रही है, मैक्सिमम दूरी कैसे निकालें, जो एकदम से आपको समझ में नहीं आता, बट फेजर से ये चीजें बहुत सिंपल है। क्यों? सिंस हम बोले कि फेज डिफरेंस इज कांस्टेंट, दोनों का ओमेगा सेम है, सेम एंगुलर फ्रीक्वेंसी उसने दे रखा है, तो जिस ओमेगा से ये वाली लाइन घूम रही होगी, क्या उसी ओमेगा से ये वाली लाइन घूम रही होगी?
ये दो लाइंस हैं, ऐसे देखो, ये दो लाइंस हैं, दोनों के बीच में एंगल जो है कांस्टेंट है और दोनों ही घूमे हैं। फेजर तो यार घूमता है ना यार, फेजर अगर घूमता है तो दोनों ही घूम रहे होंगे इस तरह से, इन तरह दोनों घूम रहे होंगे, तो दोनों के बीच का जो एंगल है क्या वो समय के साथ बदलेगा? दोनों के बीच का जो एंगल है क्या वो समय के साथ बदलेगा? नहीं बदलेगा एंगल। तो एंगल अगर समय के साथ नहीं बदल रहा तो मैं बोल सकता हूं कि जैसे जैसे ये आगे बढ़ेंगे तो क्या इनके बीच ये एंगल चेंज नहीं होगा। ये कभी ना कभी सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है, एक बार देखें इसको, ये घूम रहा है हमारे साथ या नहीं घूम रहा है, घूम जा, देखें घुमा के, नहीं घूम रहा, ये मजा नहीं आएगा इसमें ही। ठीक है, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। इसको ऐसे बना सकते हैं, ज्यादा अच्छा लगेगा। अब देखें अब घूमेगा क्या ये, यस 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 यस। एक्चुअल में देखो t इक्वल्स टू 0 पर ये एक पार्टिकल यहां पर है, एक पार्टिकल यहां पर है, हम बोल रहा हूं कि इनके बीच का जो फेज डिफरेंस है वो कांस्टेंट है, इनके बीच का जो फेज है वो कांस्टेंट है। तो ये दोनों जो घूम रहे होंगे, ये कैसे घूम रहे होंगे? ये घूम रहे होंगे ऐसे, मस्त घूम रहे होंगे। तो एक्चुअल में क्या, अच्छा यहां पे देखो ये घूम रहे होंगे, तो मैं बोल सकता हूं कि इनके बीच में ये जो कॉर्ड बन रही होगी, ये जो कॉर्ड बन रही होगी, इस कॉर्ड, ये कॉर्ड भी कांस्टेंट होगी क्योंकि ये एंगल कांस्टेंट है सर, रेडियस तो कांस्टेंट है ही है, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है तो रेडियस सेम है, और ये कॉर्ड लेंथ कांस्टेंट होगी। और इस कॉर्ड की जो लेंथ होगी, इस कॉर्ड की जो शैडो होगी, इस कॉर्ड की जो शैडो होगी, क्या वही इनकी मैक्सिमम दूरी इनके बीच की दूरी होगी किसी भी समय पे? इस कॉर्ड की जो शैडो है, ये आप समझो लाइट इधर से आ रही है, इस कॉर्ड की शैडो कितनी आएगी? तो शैडो तो इतनी बड़ी आएगी। अच्छा, अगर मैं इस कॉर्ड को ऐसे कर दूं तो शैडो तो सर एक पॉइंट पे आ जाएगी। अच्छा, अगर मैं इस कॉर्ड को बिल्कुल ऐसे कर दूं, बिल्कुल इस तरह से कर दूं, तो सर जितनी बड़ी कॉर्ड है उतनी ही बड़ी शैडो आएगी। क्या शैडो, इस कॉर्ड की शैडो इस कॉर्ड से बड़ी हो सकती है अगर लाइट इस तरह से स्क्रीन पर परपेंडिकुलरली फॉल हो रही है तो? बताओ, मानता है कि नहीं मानता है? खत्म हो गया क्वेश्चन, अगर आपको समझ में आ गया होगा तो क्वेश्चन यहां पे खत्म हो चुका है, मैं फटाफट से आंसर निकाल देता हूं। देखो 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 देखो, ये कॉर्ड यहां से इस तरह से गई होगी, तो यहां पर देखो जब ये बिल्कुल इस तरह से हो जाएगी कॉर्ड, तो इस समय एक्चुअल में दोनों पार्टिकल्स जो हैं, ये वाला पार्टिकल, ये वाला पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा होगा, ये वाला पार्टिकल नीचे की तरफ जा रहा होगा, बट दोनों एक ही जगह पे होंगे। अगर पूछते मिनिमम दूरी कितनी होगी इनके बीच में, तो वो 0 होगी। जब ये कॉर्ड ऐसी हो जाएगी तो दोनों पार्टिकल एक ही पोजीशन पहुंच गए एसएचएम वाले। अरे ये दोनों को नहीं मिलाना है, क्वेश्चन इन दोनों का नहीं है, क्वेश्चन है शैडो का। हर क्वेश्चन एसएचएम का शैडो का क्वेश्चन होता है, हम उसको देख शैडो को यहां से रहे होते हैं, ये हमारी चॉइस होती है। तो जब ये दोनों यहां पर मिले होंगे तो ये हो जाएगा साहब, बहुत बढ़िया, मजा आ गया सर, हा 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 ए हे ओहो। अब आगे, तो जब ये घूमते 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 जब शैडो यहाँ पे आ जाएगी, जब ये कॉर्ड यहाँ पे आ जाएगी तो इसकी शैडो इतनी बड़ी दिखेगी, बहुत बढ़िया। मैक्सिमम शैडो कब होगी सर, मतलब मैक्सिमम दूरी कब होगी? जब ये एक्चुअल में इस तरह से आ जाएगी, जब मैं ऐसा बोलूं कि कॉर्ड जो है वो परपेंडिकुलर हो जाएगी लाइट के, कॉर्ड जो है ये लाइट के परपेंडिकुलर हो जाएगी, तो ये दूरी मैक्सिमम आ जाएगी। दिस इज अ मैक्सिमम दूरी। एक पार्टिकल यहां से नीचे चल रहा है, एक पार्टिकल यहां से नीचे चल रहा होगा, तो इनके बीच में दूरी मैक्सिमम हो जाएगी, इनकी वेलोसिटी भी सेम होगी इस समय। ठीक है, जब रिलेटिव वेलोसिटी 0 होती है तो मैक्सिमम दूरी होती है हमारे पास। तो एक्चुअल में ये हमारे पास मैक्सिमम दूरी होगी। मैक्सिमम दूरी कितनी होगी? ये ए है, ये ए है, इनके बीच का आपको डेल्टा फाई पता है, क्या यहां से परपेंडिकुलर फॉल करा सकते हैं? तो ये हो जाएगा डेल्टा फाई बाई 2, तो हमारे पास ये आ जाएगा ए साइन ऑफ डेल्टा फाई बाई 2। तो हमारे पास जो मैक्सिमम दूरी आ गई, मैं बोलूं जो डी मैक्स आ गया, क्या वो ट्वाइस ऑफ
ए साइन ऑफ डेल्टा 5/2 हो जाएगा। मानता है कि नहीं मानता है? मानता है कि नहीं मानता है? उसका एम्पलीट्यूड कितना है? एम्पलीट्यूड उन्होंने ए दे रखा है, सेम एम्पलीट्यूड ए, और हमें फाइव ए भी दे रखा है हमें, और फाइव भी दे रखा है, तो पुट कर देते हैं वैल्यू इसमें। देख लो एक बार ध्यान से, ए साइन 5/2 इतना हुआ है, इतना ही ए साइन 5/2 हुआ, तो डबल कर दिया मैंने, टोटल आंसर आ गया डबल। ओके, मैक्सिमम दूरी, तो ट्वाइस ऑफ ए साइन 5/2 की वैल्यू। अब देखो इसको अगर मैं लिख सकता हूं, इसको लिख सकते हैं 5/2, डेल्टा 5/2 साइन डेल्टा 5/2 की वैल्यू आ गई 0.9, तो 0.9 को यहां पे पुट कर देंगे बस, तो ये आ गया 1.8 है। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन आसान था, बट हमने फेजर से उसको फील करके देखा कि एक्चुअल में फेजर में किस तरह से ये चीजें रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब मैं स्प्रिंग ब्लॉक प्रॉब्लम्स पे चलता हूं। स्प्रिंग ब्लॉक प्रॉब्लम्स में हम लोग टाइम पीरियड पहले से जानते हैं। कोई भी स्प्रिंग ब्लॉक प्रॉब्लम है, एम के यहां पे नेचुरल लेंथ मस्ट बी द मीन पोजीशन, और जो SHM हो रहा होगा उसका टाइम पीरियड 2π√m/k होगा। चाहे यहां पर बात करें चाहे यहां पर बात करें, बस यहां पे जो इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी, मीन पोजीशन, वो नेचुरल लेंथ से नीचे की तरफ होगी। क्यों? क्योंकि ये कांस्टेंट फोर्स mg ने उसकी मीन पोजीशन शिफ्ट कर दी है। कितना शिफ्ट कर दी है? ये सब आप लोगों को आना चाहिए, mg/k मीन पोजीशन शिफ्ट हो गई है। तो ये सब बातों में मैं नहीं जा रहा कि टाइम पीरियड 2π√m/k आता है, ये सब आपको आता है। इसके आगे हम लोग पेन देखते हैं बच्चों का, जिसमें इस तरह के कोलिजन वाले क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार। A block of mass 0.9 kg attached to a spring of force constant K, इसका मास भी दे रखा है हमें 0.9 kg, K स्प्रिंग कांस्टेंट है। The spring is compressed to √2 centimeter and the block is at a distance of 1/√2 centimeter from the wall as shown in the figure. When the block is released, it makes elastic collision with the wall and its period is come out to be 0.2 second. Find the approximate value of K. एक बार इसको ट्राई करेंगे आप लोग, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ K निकालना है। तो यहां पे टाइम पीरियड आपको दे रखा है 0.2 सेकेंड्स, एम्पलीट्यूड √2। देखो स्प्रिंग इज कंप्रेस टू √2 सेंटीमीटर, तो नेचुरल लेंथ, यहां पे देखो नेचुरल लेंथ से जितना कंप्रेस करोगे उतना एम्पलीट्यूड का ये SHM करता, अगर यहां दीवार नहीं होती तो। अभी दीवार लगा दी है तो क्या फर्क पड़ने वाला है, इसको एक बार आप बताइए, फटाफट से करिए। तो इसको रोक के आप कर सकते हैं। देखो अगर अगर आप देखो √2 इसका एम्पलीट्यूड दे रखा है बच्चे, मतलब एम्पलीट्यूड मतलब नेचुरल लेंथ से इसको √2 डिस्प्लेस किया है, और ये 1/√2 दूरी पर इसको वॉल मिल गई। तो एक्चुअली √2 इज द डबल दूरी। इसका डायग्राम अगर यहां बना लें हम लोग बढ़िया सा, यहां बना लेते हैं, ऐसा बना लेते हैं, ठीक है। ऐसा समझो इसकी नेचुरल लेंथ यहां पर होती, जिससे इसको √2 डिस्प्लेस किया है, ये नेचुरल लेंथ तक भी नहीं पहुंच पा रहा, और ये 1/√2, दैट मींस अगर ये एम्पलीट्यूड करता a का, तो ये a/2 पर ही इसको वॉल मिल गई, √2/2 a/2 पर ही इसको वॉल मिल गई, और इलास्टिक कोलिजन ये कर रहा है, मतलब एनर्जी तो लॉस नहीं हो रही है, ये यहां से जा रहा है। दिस मस्ट बी वन ऑफ द एक्सट्रीम पोजीशन। यहां से गया, टक्कर खाया, वापस यहां पे आएगा, फिर जाएगा, मतलब जो इसे SHM करना था, जो इसे SHM करना था, मतलब वो नेचुरल लेंथ के अबाउट SHM करता, तो ये यहां से जाता, ऐसे जाता, ये वापस ये काम करता, बट अभी सिर्फ ये यहीं से टक्कर खा के ये कर रहा है। अब ये SHM नहीं है, ये ऑसिलेशंस है, SHM नहीं है। SHM का छोटा सा पार्ट टुकड़ा है। कितना टुकड़ा है ये आप देखो, एक्सट्रीम से a/2 तक ही जा पा रहा है, तो इसमें कितना समय इसको लग रहा होगा आप समझो। अगर ये पूरा फेजर करता तो इसे टाइम पीरियड 2π√, टाइम पीरियड तो वही होता है T = 2π√m/k, इतना ही समय लगता।
बट अब आप अगर इसको फेजर से बनाइए तो ये कहां पर है, शुरुआत में t इक्वल्स टू 0 पर, एक एक्सट्रीम पोजीशन पर, नेगेटिव एक्सट्रीम पर, और ये यहां से a/2 तक जा पा रहा है। एसएचएम के नेगेटिव एक्सट्रीम पर था और ये a/2 तक जा पा रहा है, यहां तक पहुंच पा रहा है। यहां तक मतलब ये 30 डिग्री होता है, a/2 के लिए मैंने याद कराया 30 डिग्री, ये 30 डिग्री है। अगर ये 30 डिग्री है, यहां भी 30 डिग्री होगा, तो ये सिर्फ यहां से यहां जाता है, उसके बाद, अच्छा इस चीज को समझ लें, कोलिजन के बाद ये यहां से यहां गया, उसके बाद टक्कर खाके से वापस आना है। तो ऐसा नहीं कि फेजर, आप सोचो कि फेजर यहां से यहां गया और फिर फेजर यहां से लौट के आ गया, फेजर ऐसे नहीं कर सकता है। फेजर ऑलवेज मूव्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्या मतलब? मतलब ये यहां से गया, उसका यहां आ गया, फिर ऐसे गया, फिर यहां आ गया, फिर ऐसे गया, फिर यहां आ गया, फिर ऐसे गया, फिर यहां आ गया। मतलब ये वाला पार्ट उसने किया ही नहीं। ये वही यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, वही ओमेगा से घूम रहा है, बट ये टोटल एंगल जो घूम रहा होगा कितना है, ये 30, ये 30 दैट इज 60 डिग्री। तो 180 में से 60 माइनस कर दिया तो टोटल ये 120 डिग्री घूम रहा है, सिर्फ 120 डिग्री घूम रहा है। मतलब अगर टोटल 360 डिग्री अगर वो टी टाइम में घूमता है तो 360 का 120 डिग्री कितने देर में घूमेगा? तो t/3 में 360 का 1/3 हो गया, तो इसका आंसर सिर्फ t/3 हो जाएगा। t/3 टाइम लगेगा इसको ऐसे ऑसिलेट करने में। और t कितना होता है? t दैट, तो इसका आंसर आ गया दैट इज 2π/3 √m/k। और इसकी वैल्यू जो दे रखी है उसने, इसकी वैल्यू दे रखी है 0.2 सेकेंड्स। बस को आप सॉल्व कर लीजिए, तो ये 2 से 2 चला जाएगा, दैट इज 1। इसका स्क्वायर कर लेते हैं अपन, साफ सीधी बात है, स्क्वायर कर लो इसका। m की वैल्यू कितनी है? 0.9, तो स्क्वायर कर लेंगे इसका, तो हो जाएगा 4π² 9 इंटू 0.9 अपॉन के, ये अंडर रूट हट गया, बस m/k हो गया, और इधर आ जाएगा ये 4/10। तो देखो देखो क्या वो पेड़ है? 0/10 सर, 100 पॉइंट था, 2/10 था ना, तो 2/100। तो यहां देखो 4 ने 4 को जान से मार दिया, 9 ने 9 को मार दिया। तो देखो ये 9/10 है, पाई स्क्वायर को भी अगर ऑलमोस्ट 10 बोल दें हम लोग तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 10 इंटू 9, तो ये 9 हो गया, पूरा कट गया। तो के की जो वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेटली 100 न्यूटन पर मीटर आ जाएगी, एंड दैट विल बी अवर आंसर। मानता है कि नहीं मानता है? सेम सिमिलर क्वेश्चन, ऐसा नहीं है सिर्फ लीनियर एसएचएम में बात कर रहे हैं हम लोग, एंगुलर एसएचएम में भी सेम काम कर सकते हैं। एक बार आप फटाफट इस क्वेश्चन को करिए, बढ़िया एरोडोव का क्वेश्चन है ये, और निकालिए एक बार, पॉज करके इसको सॉल्व कर लीजिए, मैं सॉल्व करने जा रहा हूं आप लोगों के लिए। अब ball is suspended by the thread of length L at a point O on the wall, forming a small angle alpha with the vertical. Then the thread with the ball was deviated through a small angle beta. Beta is greater than alpha and set free. Assuming the collision, the ball against perfectly elastic. Again यहाँ पे इलास्टिक कोलिजन हो रहा है। एक बार इसका फेजर बनाओ, जरूर पॉज करके फेजर बनाना है, डायरेक्ट नहीं देखना है इसका सॉल्यूशन। एक बार बनाओ, एक बार बनाओ 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 बनाओ, ठीक है मैं बना रहा हूं, आपने पॉज करके बना लिया है, ये मैं मान के काम कर रहा हूं। अब देखो इसका फेजर जब बनेगा, फेजर में वही रेडियस एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है, और एंगुलर एसएचएम में एम्पलीट्यूड इज अ मैक्सिमम एंगल। आप समझो अगर इसको बीटा का, आप बीटा डिस्प्लेस करके एक सिंपल पेंडुलम को छोड़ रहे हो तो वो बीटा से इधर जाएगा, इस तरफ बीटा तक जाना चाहता है, ऐसे करके ये एसएचएम करता, बीटा इज अ स्मॉल एंगल, बट आपने यहीं पर दीवार लगा दी तो एक्चुअली इधर एंगल कर पाया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सिर्फ अल्फा कर पाया। तो अब एक्चुअल में इसका जो फेजर बनेगा उसकी रेडियस कितनी होगी? आप एक बात समझिएगा कि हमारे पास फेजर कोई डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन सॉल्व करने वाला तरीका नहीं है। ये इस तरह की इक्वेशन, जैसे कि यहां पर थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, ये चाहे वोल्टेज की इक्वेशन हो, v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, चाहे करंट की इक्वेशन हो, ये कोई सी भी इक्वेशन हो, ऐसी किसी भी वेरिएबल की इक्वेशन हो, उस हर वेरिएबल के लिए आप ये फेजर बना सकते हो। तो ऐसा मत सोचना सर एंगल के लिए कैसे बना देंगे, आप इसकी रेडियस सर एक एंगल कैसे मान सकते हैं? अरे यार फेजर एक जुगाड़ है इस साइनोसॉइडल फंक्शन को स्टडी करने का। मैं इसका अगर इस इक्वेशन वोल्टेज की इक्वेशन के लिए स्टडी करता हूं तो इसकी रेडियस को वी नॉट के बराबर मान लूंगा, एम्पलीट्यूड के बराबर।
तो वोल्टेज का एम्पलीट्यूड भी नॉट। ऐसे यहां पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का एम्पलीट्यूड थीटा नॉट है, तो इस थीटा नॉट मतलब बीटा है यहां पर। तो एक्चुअल में इसकी जो हमारे पास ये आएगी रेडियस, दैट इज बीटा। और ये बीटा कहां से स्टेडी हो रहा है, ये कहां से स्टार्ट हो रहा है, ये लेट से एक पॉजिटिव एक्सट्रीम से स्टार्ट हो रहा है। इसको ऐसे देख लेते हैं हम लोग, पॉजिटिव एक्सट्रीम से स्टार्ट हो रहा है एसएचएम। तो इसका मतलब ये एसएचएम यहां से स्टार्ट हो रहा है। तो ये टी इक्वल्स टू 0 पे लेट से यहां पर, तो ये टी इक्वल्स टू 0 पे यहां पे है। दिस इज बीटा, बीटा इज एम्पलीट्यूड, सिर्फ बीटा का करना था एसएचएम। तो ये एक्सट्रीम पर है पहले से। आप ऐसा सोच सकते हैं कि दिस इज द मीन पोजीशन। मैं इस एंगुलर एसएचएम को इस एक लाइन पे ही दिखा देता हूं कि ये प्लस बीटा से माइनस बीटा तक का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करना था। मैं इसको एक लाइन में ही सोच लेता हूं, क्योंकि मेरे को ये फेजर एक लाइन में ही समझा देता है, एंगल्स को भी एक लाइन में ही हम बना लेते हैं। तो अब देखो, अब ये यहां से मीन पोजीशन पे गया, इसका मतलब ये घूम के यहां तक आया। इसके बाद ये फर्दर सिर्फ अल्फा और गया है, मतलब ये यहां से मीन पोजीशन की तरफ आया, नीचे अल्फा और गया है। अल्फा लेट से यहां पर है, ये यहां तक आया है। उसके बाद क्या हुआ, यहां पे टक्कर हो गई, फिर वापस ऐसे चलने लग गया। तो टक्कर होके क्या वापस ऐसे चलने लग जाएगा फेजर? नहीं, फेजर हमेशा एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। ऐसा मत करना यहां से टक्कर खाई यहां चला गया, यहां से टक्कर खाई यहां चला गया, ऐसे नहीं करना है। ये यहां से टक्कर खा के सीधा यहां, और फिर ऐसे गया, यहां टक्कर खाई सीधा यहां। मतलब ये वाला पार्ट वो एसएचएम का कर ही नहीं रहा है। मानता है कि नहीं मानता है? अब सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड हमें पता है कि पूरा जो टाइम पीरियड था दैट इज 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, ये पूरा टाइम पीरियड था। अब इस पूरे में से कितना पार्ट उसने नहीं किया है अपने को ये निकालना होगा बस। लेट से अब देखो ये अल्फा है हमारे पास, दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा। तो कितना एंगल उसने नहीं करा, अगर ये थीटा निकाल दे हम लोग, तो थीटा इज इक्वल टू, मैं साइन थीटा निकाल दूं, साइन थीटा इज इक्वल टू अल्फा बाई बीटा। तो ये उसने नहीं किया है। इधर भी बोलते हैं, इधर भी ये सेम थीटा होगा, सिमेट्रिकली हम बोल सकते हैं। तो उसने कितना नहीं किया है, या तो हम ऐसा बोल दें कि उसने जो पूरा एंगल किया है वो किया है पाई प्लस 2 थीटा, या बोल दें कि 2 पाई में से इतना एंगल माइनस करना है अपने को। जैसे चाहो वैसे बोल दो आप लोग। तो मैं बोल देता हूं 2 पाई करने में उसको टाइम लग रहा था टी, तो 1 करने में टी अपॉन 2 पाई। अब कितना एंगल उसने किया है, मैं अगर बोल दूं पाई प्लस 2 थीटा उसने किया है, तो पाई प्लस 2 थीटा करने में इसको जो टाइम लग रहा होगा दैट इज पाई प्लस 2 थीटा। यूनिटरी मेथड से अपन ने सॉल्व कर दिया। तो हमसे ये पूछा गया था फाइंड द पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन ऑफ द पेंडुलम, ठीक है। तो हमसे ऐसे अगर पूछ रहा था तो इस टाइम को हम लोग निकाल सकते हैं। इस टाइम को कैसे निकालेंगे, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर इसको डिवाइड कर दूं मैं तो हो जाएगा टी इंटू 1/2 प्लस थीटा बाई पाई, ये आंसर हो जाएगा। तो टी कितना है, 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी, और 1/2 प्लस थीटा की वैल्यू कितनी आई थी मेरे पास, थीटा की वैल्यू है साइन इनवर्स, ये 1 बाई पाई साइन इनवर्स ऑफ अल्फा बाई बीटा। मानता है कि नहीं मानता है? दिस विल बी योर आंसर, दिस विल बी योर आंसर। तो फेजर के एप्लीकेशन से हम देख रहे हैं कितना एंगल वो नहीं चल रहा है, कितना एंगल वो नहीं चल रहा है। तो टोटल कितना एंगल चला, वो पाई प्लस 2 थीटा और चला है। हर चक्कर में वो पाई प्लस 2 टी चल रहा है, तो पूरे घूमने में टी टाइम लगता है, तो सिर्फ पाई प्लस 2 थीटा चलने में कितना टाइम लगेगा वो यूनिटरी मेथड से हमने निकाल दिया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखें, एक और क्वेश्चन देखें, एक और क्वेश्चन देखें। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। कुछ क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में भी दूंगा, आप लोगों को करने होंगे। इस क्वेश्चन को देखिए, two simple pendulums A and B have the length 4L and L respectively. They are released from the rest from the position shown. Both the angles alpha and beta are small. Calculate the time after which the two string becomes parallel for the first time. If alpha equals to beta and beta equals to 1.5 alpha.
आप पहले क्वेश्चन को ट्राई कर लिया करो बेटा पॉज करके, ताकि एक बार आपको आइडिया लग जाए कि हम किस तरह से कर सकते हैं क्वेश्चन। अच्छा, एक बार देखो, मुझे दोनों के फेजर बनाने हैं, टू सिंपल पेंडुलम्स है ए एंड बी। तो अगर ये 4L लेंथ का है, ये L लेंथ का है, तो इसके लिए मैं लिख सकता हूं टाइम पीरियड या ओमेगा की वैल्यू 2 पाई बाई टी से आप निकल सकते हो। तो ओमेगा की वैल्यू यहां पे आ जाएगी अंडर रूट ऑफ जी बाई एल, इसके लिए बी के लिए ओमेगा बी, और ओमेगा जो ए के लिए आ जाएगा दैट इज अंडर रूट ऑफ जी बाई 4L। एग्रीड? तभी 2 पाई बाई टी करते हो तो अंडर रूट एल बाई जी आ जाता है, ठीक है। तो यहां से एक चीज तो मुझे समझ में आ रही है कि अगर ये मैं ओमेगा ए बोल रहा हूं, ये मेरे ख्याल से ओमेगा बी बाई 2 ही है। मानता है कि नहीं मानता है? अगर मैं पहला पार्ट करूं इसका, तो पहला पार्ट मुझे बता रखा है कि अल्फा और बीटा बराबर है, अल्फा और बीटा बराबर है, दोनों को ऐसे करके छोड़ दिया, दैट मींस दोनों का एम्पलीट्यूड बराबर है। एम्पलीट्यूड बराबर है तो जो फेजर होगा उसकी रेडियस बराबर होगी। मानता है कि नहीं मानता है? तो पहला पार्ट अगर हम लोग यहां पर देखें, दिमाग लगाएं, आपने लगाया होगा पॉज करके, ये मान के चल रहा हूं मैं। लेट्स से ये पॉजिटिव एक्सट्रीम है, ये नेगेटिव एक्सट्रीम है, तो दोनों अल्फा इक्वल्स टू बीटा है, अल्फा इक्वल्स टू बीटा है, दोनों की रेडियस जो है वो सेम है। तो ये यहां पर है, बी वाला पार्टिकल यहां पर है, और ए वाला पार्टिकल अपने नेगेटिव एक्सट्रीम पर है, ऐसा मैंने मान लिया। पर दोनों की ओमेगा अलग अलग है। ओमेगा कितना है? इसका ओमेगा है ओमेगा बी, इसका ओमेगा है ओमेगा ए। तो क्या हुआ? तो वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। तो ओमेगा बी अगर इधर आएगा, ओमेगा बी, दोनों ही एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, हमसे पूछा जा रहा है कैलकुलेट द टाइम आफ्टर विच द टू स्ट्रिंग बिकम्स पैरेलल। दोनों पैरेलल हो रहे हैं, मतलब सेम पोजीशन पे आ रहे हैं, मतलब इनकी जो शेडो होगी वो सेम पोजीशन पे आ रही है। दोनों इधर चल रहे हैं उधर चल रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, पैरेलल आई है, रस्सी पैरेलल आई है, इसका मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम हुआ है फॉर इंस्टेंट। तो किसका ओमेगा ज्यादा है? ओमेगा ए जो है वो उसका आधा है। तो देखो, अगर दोनों का ओमेगा बराबर होता तो ये बी यहां पे पहुंचता, ए यहां पे पहुंचता, दोनों मीन पोजीशन पर मिलते एक साथ, दोनों एक साथ मीन पोजीशन पर मिलते, बट दोनों का ओमेगा बराबर नहीं है। ये तेज घूम रहा है, ये तेज घूम रहा है, ये धीरे घूम रहा है, ये धीरे घूम रहा है ओमेगा ए जो है। तो एक्चुअली ये आधे तक पहुंच भी नहीं पाएगा, ये आधे को पहुंच के भी क्रॉस कर देगा। ये कहीं ना कहीं सिचुएशन यहां पे आके मिल रही होगी, ये यहां पे आ पाया, और ये भी सेम पोजीशन यहां पे आ गया। दोनों के लिए अल्फा इक्वल्स टू बीटा है, मतलब जो रेडियस है अल्फा इक्वल्स टू बीटा ही है, दोनों के लिए सेम है। तो हमारे पास कितने समय में ऐसा हो रहा होगा ये पूछ रहे हैं वो। तो आप देखो ये कितना घूमेगा टी टाइम में, ये घूमेगा ओमेगा बी इंटू टी। ये कितना घूमेगा टी टाइम में, यहां से ये घूमा है ओमेगा ए इंटू टी। तो ओमेगा बी इंटू टी और ओमेगा ए इंटू, ये ओमेगा ए इंटू टी है, ये सिमेट्री सिचुएशन है, ये भी ओमेगा ए इंटू टी होगा। तो मैं बोल सकता हूं कि इन दोनों का सम जो है वो 180 डिग्री है। दैट मींस ओमेगा ए टी, टी टाइम में ये ओमेगा ए टी घूमा, ये ओमेगा बी टी घूमा, और ये दोनों मिला के पाई के बराबर होंगे। तो जो टाइम आ जाएगा दैट इज पाई अपॉन ओमेगा ए प्लस ओमेगा बी। मानता है कि नहीं मानता है? जैसे ही ये आ गया ओमेगा ए कितना है, ओमेगा बी बाई टू, ओमेगा बी बाई टू प्लस ओमेगा बी, तो ये हमारे पास ये आ गया 2 पाई बाई 3 ओमेगा बी। और ओमेगा बी कितना है, ओमेगा बी है अंडर रूट ऑफ जी बाई एल। तो यहाँ पे पुट कर दिया, तो ये आ गया, टाइम की वैल्यू आ गई 2 पाई बाई 3 अंडर रूट जी बाई एल। ओमेगा की वैल्यू पुट कर दी। तो दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। अब करते हैं बी पार्ट। बी पार्ट करिए, बी पार्ट करिए। अब अगर ए पार्ट नहीं हुआ था आपसे तो एक बार बी पार्ट करके देखिए, एक बार यहाँ पे आपको समझ में आ गया। फेजर का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल किया। अब उसने क्या किया है, अल्फा इक्वल्स टू 1 बीटा इक्वल्स टू 1.5 अल्फा दे दिया है। अगर ये 1.5 अल्फा हो गया तो क्या होगा? तो वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। देखिएगा,
बीटा इज इक्वल टू 1.5 अल्फा। हमें पता है सारी चीजें, ओमेगा बी ओमेगा या बीबी यही है, और बीटा बड़ा है, बीटा बड़ा है मतलब ये बड़ी रेडियस है। देखो फेजर जो बनेंगे अब दो बनेंगे यार, एक फेजर से काम नहीं चलेगा, एक फेजर से काम नहीं चलेगा। एक बना लेते हैं बीटा का और एक बना लेते हैं अल्फा का, ऐसे बना लेते हैं। जो बीटा वाला है वो यहां पर है, पॉजिटिव एक्सट्रीम पर है बीटा वाला, और जो अल्फा वाला है वो अपने नेगेटिव एक्सट्रीम पर है। बीटा और अल्फा जो एंगुलर एम्पलीट्यूड है वो रेडियस होगा। अच्छा अब देखो, ये घूम रहा है ओमेगा बी से, ओमेगा बी, और ओमेगा ए जो है वो ओमेगा बी बाई 2 आया था हमारे पास, ओमेगा ए जो है ओमेगा बी बाई 2 आया था। तो यहां से अब समय कितना लगेगा, अब आप देखो, अब यहां पे थोड़ा सा मैथमेटिकल हो गया। टी टाइम पर जब ये आएगा, ये तो मान लो सेम पोजीशन में, शेडो देखनी है अपने को, शेडो, शेडो इस पे आ रही होगी दोनों की, इसकी शेडो यहां पे होगी, इसकी शेडो यहां पे होगी, दोनों की शेडो, ये ज्यादा ओमेगा से घूम रहा है, ये कम ओमेगा से घूम रहा है, ए है ये बी है। तो इसका मतलब ये आधा अपना क्रॉस भी कर देगा, ये पूरा क्रॉस भी नहीं कर पाएगा आधा। दैट मीन्स लेट्स से यहां पर कहीं मिल रहा है ये, ऐसे मान सकते हैं क्या? मैं यहां पर एक लाइन खींच देता हूं ऐसे पिंक से, लेट्स से ये कहीं यहां पर मिल रहा है। अगर ये यहां पर मिल रहे हैं तो आप समझो ये बीटा वाला कितना घूम गया होगा, बीटा वाला घूम के यहां पे आ गया होगा, ये कितना घूम गया होगा, बी वाला ये ओमेगा बीटी घूम गया होगा ये। ओके ओके ओके, और ये कितना घूम गया होगा, ये वाला जो घूमा होगा ये घूम गया होगा ओमेगा एटी, टी टाइम में सेम पोजीशन पे आने के। ये हमारे पास बीटा के बराबर है, ये हमारे पास अल्फा के बराबर रेडियस है। अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, अब क्या इनके सम वगैरह हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ पे रेडियस देखो सेम नहीं है। एक चीज मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि ये अगर दो ट्राइंगल से हम देखें, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में एक साइड कॉमन है ये वाली, आप इसको बराबर कर सकते हो, मतलब अल्फा का कॉस ऑफ ओमेगा एटी बराबर कर दीजिए, ये एंगल कितना मान सकते हैं हम लोग, पाई माइनस ओमेगा बीटी। तो ये हो जाएगा बीटा का कॉस ऑफ पाई माइनस ओमेगा बीटी। मानता है कि नहीं मानता है? अब यहाँ पे आपको अल्फा की वैल्यू पता है, बीटा की वैल्यू पता है 1.5 अल्फा, वो पुट कर दीजिए, और ओमेगा बी भी पता है आपको 2 ओमेगा ए है। तो अल्फा की वैल्यू को अल्फा रहने देते हैं, ओमेगा ए को भी ओमेगा ए रहने देते हैं, बीटा को 1.5 अल्फा पुट कर दिया, और कॉस पाई माइनस थीटा, माइनस ऑफ कॉस थीटा होता है, तो माइनस ऑफ कॉस थीटा, तो दैट मीन्स इसको हम लोग कर सकते हैं कॉस ऑफ ओमेगा बी टी, और ओमेगा बी को लिख सकते हैं 2 ओमेगा ए इंटू टी। अल्फा था यहाँ पर, तो अल्फा से अल्फा चला गया, ये 3/2 आ जाएगा, मतलब ये एक्चुअली इस तरह से आ गया 3/2, मतलब 2 कॉस थीटा इक्वल्स टू 3 कॉस ट्वाइस ऑफ थीटा। यहां से कॉस थीटा अपने को निकालना पड़ेगा। अगर कॉस थीटा की वैल्यू पता पड़ जाएगी, आप समझना, अगर आपको कॉस थीटा की वैल्यू पता पड़ जाए, कॉस ऑफ ओमेगा बी टी, कॉस ऑफ ओमेगा टी की वैल्यू पता पड़ जाए, तो ये कॉस इनवर्स में आंसर आ जाएगा। यहां से टाइम निकाल सकते हो, कॉस बी टी मेरे को पता है कितना है, तो इसकी वैल्यू निकालनी है अपने को। इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, ऑब्वियसली यहां पर अपने को कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अब कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, और ये कॉस में क्वाड्रेटिक बनेगी, क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके आप इसको आंसर निकालेंगे फटाफट से फटाफट से फटाफट से। हो जाएगा ये, मैं यहाँ पे आंसर लिख देता हूँ, 2 cos थीटा इज इक्वल टू -3 ऑफ, इसको लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा -1, दैट इज ये आ जाएगा 6 cos स्क्वायर थीटा, इधर आ गया, प्लस में 2 cos थीटा ही रहेगा, और एक माइनस माइनस +3, फिर -3 आ जाएगा इक्वल टू 0।
तो इक्वालिटी बन गई। यहां से आप कॉस थीटा लिख सकते हो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac तो प्लस 4a अपॉन 2a। इस तरह से आप निकाल सकते हो। कॉस थीटा का आपको प्लस वाला ही पॉजिटिव लेना पड़ेगा क्योंकि थीटा में यहां से एक्यूट दिख रहा है। तो थीटा का पॉजिटिव वाला आंसर कितना हो जाएगा 24। यहां से थीटा आ गया। अगर थीटा हमारे पास पता पड़ गया हमें, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ इसको अगर लिखते हैं हम लोग तो 24 इंटू 3 हमारे पास हो गया 12 7 प्लस 16 दैट इज 8 बी स्क्वायर तो मैंने गलत लिख दिया ना यहाँ पे। बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 ही आएगा इसमें। तो इसमें अगर 4 ऐड करेंगे तो 76 आ रहा है ये। तो ये आ गया अंडर रूट ऑफ 76 माइनस 2 अपॉन 12। अगर ये थीटा आ रहा है तो हमारे पास थीटा किसके बराबर है? थीटा मैंने बोला था ओमेगा बीटी को, ओमेगा बीटी नहीं ओमेगा थीटा हमने किसको माना है यहाँ पर देख लो। इक्वेशन कहाँ गई यार, लिखी तो थी अपन ने। मैंने इसको थीटा माना है ओमेगा एटी को, यहाँ पे ट्वाइस ऑफ ओमेगा एटी था। तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा एटी। तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा एटी। तो ओमेगा एटी की वैल्यू ये आ गई। तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा एटी आपको ये आ गया। तो टाइम की वैल्यू कितनी आ जाएगी? टाइम की वैल्यू आ जाएगी थीटा अपॉन ओमेगा ए, और ओमेगा ए पीछे लिखा हुआ है, यहाँ से आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए समय कम रह गया है, एक और अच्छा सा क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन से आपको काफी कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। एक क्वेश्चन और देखो, अगेन पाथफाइंडर का बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है ये। इसको पॉज करके आप दोबारा से आप इसको करेंगे। मैं एक बार वापस से शुरू कर रहा हूं, मैं शुरू कर रहा हूं, आप लोगों ने कर लिया होगा अटेम्प्ट। इन द अरेंजमेंट शोन टू ब्लॉक मास m and 2m affixes on the ends of the spring of the force constant 2k and k are held at the rest. The other end of the springs are affixed on the fixed support. Relaxed length of each spring is L. Distance between the support is 2L. Size of the blocks is negligible. ठीक है, initially the blocks are held at a distance L apart, compressing the springs identically. Compressing the springs identically. After the block is released, they rush towards each other, collides head on and stick to each other. बहुत बढ़िया. Find the maximum speed of the blocks in a ensuing oscillations. ठीक है, तो यहां पर देखो कुछ बातें हमारे काम की क्या है। मासेस दे रखे हैं तो यहाँ पे हम टाइम पीरियड या ओमेगा वगैरह निकाल सकते हैं। ओमेगा होगा अंडर रूट के बाई एम, के बाई 2m, ओमेगा 1 बोल देते हैं। इसका ओमेगा 2 होगा अंडर रूट ऑफ 2k बाई एम। ओके ठीक है, ये हो गया फोर्स कांस्टेंट हमने यूज कर लिया। द अदर एंड ऑफ द स्प्रिंग ऑफ इट, रिलैक्स लेंथ ऑफ ईच स्प्रिंग इज L। तो इसकी लेंथ भी L है, इसकी लेंथ भी L है। दैट मींस बिल्कुल बीचों बीच यहाँ पे हमारे पास नेचुरल लेंथ होगी, और ये दोनों आइडेंटिकली सिमेट्रिकली उसने बोला है कि कंप्रेस कर रखे हैं आइडेंटिकली। स्प्रिंग्स आइडेंटिकली कंप्रेस्ड है, मतलब ये भी L/2 कंप्रेस्ड है, ये भी L/2 कंप्रेस्ड है। एक तो पूरा मैथमेटिकली जा सकते हैं इस क्वेश्चन में, बट अपन फेजर से फास्ट करने की कोशिश करेंगे इसको। ये अपने नेगेटिव एक्सट्रीम पर है, ये अपने पॉजिटिव एक्सट्रीम पर है। किसका ओमेगा ज्यादा है? ओमेगा 2 ज्यादा है। देखिए अगर आप इसका फेजर बनाएं, अगर मैं कहूं कि इसका फेजर, दोनों का एम्पलीट्यूड L/2 है, दोनों का एम्पलीट्यूड L/2 है, तो इसका जो एम्पलीट्यूड हो जाएगा वो L/2 हो जाएगा, क्योंकि नेचुरल लेंथ जहां है वहां से L/2 इसको शिफ्ट कर रखा है। बहुत बढ़िया सर। ओके, एक दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है तो दोनों एक ही फेजर बन जाएंगे, बट दोनों का ओमेगा अलग अलग। ओमेगा कहां है?
इसका ओमेगा ओमेगा 1 है और ये कहां पर है? अपने नेगेटिव एक्सट्रीम पर। लेट्स से अपने नेगेटिव एक्सट्रीम पर है और ये ओमेगा 1 से घूम रहा है। ये अपने पॉजिटिव एक्सट्रीम पर है और ये ओमेगा 2 से घूम रहा है। किसका ओमेगा ज्यादा है? ओमेगा 2 ज्यादा है। अगर ओमेगा 2 ज्यादा है तो ऑब्वियसली ये ज्यादा आगे निकल जाएगा और ये पहले ही कहीं टकरा जाएंगे। टकराने का मतलब होगा जहां शेडो इनकी एक जगह पहुंच गई वहां पे इनकी टक्कर हो चुकी होगी। मानता है कि नहीं मानता है? मानता है कि नहीं मानता है? पक्की बात। तो अगर यहां पहुंच गए ये, अगर मैं कहूं तो यहां पर देखो आप, ये कितना चल के गया है। लेट्स से टी टाइम में आके यहां पहुंच रहे हैं तो ये ओमेगा 2 टी गया होगा और ये यहां से यहां चला है तो ये ओमेगा 1 टी चला होगा और कोलाइड कर जाएंगे। ये सेम ही पॉइंट पहुंच जाएंगे। यहां पर कैसे हो रहा होगा? यहां पे ऐसे हो रहा होगा कि शेडो जो है ये नीचे की तरफ जा रही है और ये शेडो जो है ऊपर की तरफ आ रही है। ये आधा चल के क्रॉस भी कर गया बट ये आधा चल क्रॉस नहीं कर पाया क्योंकि इसका ओमेगा कम है। ओमेगा कम है मतलब टाइम पीरियड ज्यादा है। टाइम पीरियड ज्यादा है तो धीरे चल रहा होगा, तो ये वाला धीरे चल रहा होगा। ओमेगा कम है, टाइम पीरियड ज्यादा है इसका, तो ये धीरे चल रहा होगा तो ये आधा क्रॉस करके आगे तो लेफ्ट में होगी टक्कर, नेचुरल लेंथ के इधर होगी टक्कर। ये सबसे पहले समझ में आ जाए, ये भी पूछा जा सकता है आपसे। देन क्या करेंगे सर? किस टाइम पे टक्कर हो रही होगी? तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं ये ओमेगा 1 टी है तो ये भी ओमेगा 1 टी होगी, तो इन दोनों का सम जो है वो पाई के बराबर हो जाएगा। तो ओमेगा 1 टी प्लस ओमेगा 2 टी मस्ट बी इक्वल टू पाई। तो टाइम, जिस टाइम पे टक्कर होगी उस टाइम पर पाई अपॉन ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 काम कर सकते हैं हम लोग। इस टाइम पे टक्कर होगी और इस टाइम पे ये कितना एंगल घूमे होंगे तो ये थीटा ओमेगा 1 टी में निकाल सकता हूं। निकाल दें क्या बोलती है पब्लिक? यहाँ वैल्यू पुट करें पहले तो टाइम आ जाएगा t इक्वल टू पाई अपॉन ओमेगा 1 दैट इज अंडर रूट ऑफ k बाई 2m प्लस अंडर रूट ऑफ 2k बाई m। यहाँ पे देखो क्या कॉमन आ गया? कॉमन आ गया अंडर रूट ऑफ k बाई m, 1 बाई रूट 2 प्लस रूट 2, यहाँ पे भेजा तो ये हो गया 2 प्लस 1 3, रूट 2 पर चला जाएगा तो रूट 2m ऊपर चला गया, मतलब रूट m भी ऊपर चला गया, रूट 2 भी ऊपर चला गया, नीचे बचा 3 और रूट के। ठीक है, तो ये टाइम आ गया। तो ये एक्चुअल में ये कितना घूमा होगा इस समय? ओमेगा 1 टी वाला कोई सा भी एंगल निकाल लो आप। ओमेगा 1 टी अगर निकाले में तो थीटा इक्वल टू ओमेगा 1 टी अगर निकाला तो ये एंगल है कितना? ओमेगा 1 की वैल्यू कितनी है मार्केट में? मार्केट में इसकी वैल्यू चल रही है अंडर रूट ऑफ k बाई 2m और टाइम कितना आया हमारे पास? टाइम आया है अंडर रूट 2m बाई के, रूट में एक कर दिया और पाई बाई 3 और है। मानता है कि नहीं मानता है? तो आप देखोगे m ने m को मार दिया, k ने k को मार दिया, 2 ने 2 को मार दिया, ये पाई बाई 3 आ चुकी है। ये पाई बाई 3 आ चुका है, दैट मीन 60 डिग्री। ये 60 डिग्री है, इसका मतलब ये 30 डिग्री है और ये 30 डिग्री है तो ये तो a बाई 2 होगा। क्या बोलती रही है पब्लिक? अगर ये a बाई 2 है मतलब a हमारे पास l बाई 2 था, इसका भी आधा कर दोगे तो l बाई 4, तो l बाई 4 पे टक्कर हो रही है, यहां से l बाई 4 पे टक्कर हुई है, बहुत भयंकर टक्कर, लड़ाई होगी, घमासान हो चुका है। ओके अच्छा, l बाई 4 पे वेलोसिटी कितनी कितनी होती है? अब ये भी चल रहा होगा, ये भी चल रहा होगा, क्या हम मोमेंटम कंजर्व करते हैं जस्ट बिफोर जस्ट आफ्टर द कोलिजन? यहां पे स्प्रिंग एक्सटर्नल फोर्स है बट जस्ट बिफोर कोलिजन और जस्ट आफ्टर कोलिजन मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं बिकॉज स्प्रिंग फोर्स इज नॉन इंपल्सिव फोर्स। मानता है कि नहीं मानता है? तो जैसे ही मैंने ये काम किया, जैसे ही ये काम किया मैंने, तो देखो 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 देखो, मैं V1 निकालेंगे अगर तो V1 आ जाएगा हमारे पास ओमेगा अंडर रूट ऑफ ओमेगा 1, ए दोनों का सेम है, ए स्क्वायर माइनस दोनों, एक a बाई 2 पर है और एक a बाई, दोनों a बाई 2 पर है, माइनस a बाई 2 प्लस a बाई 2, तो यहाँ पे a स्क्वायर बाई 4 कर दिया मैंने। तो वेलोसिटी देखो कितनी आ गई, ओमेगा 1 ये आ जाएगा रूट 3 a बाई 2, ये V1 आ गया और V2 हो जाएगा, V2 भी यही हो जाएगा, V2 हो जाएगा ओमेगा 2 टाइम्स, क्योंकि वो भी a बाई 2 पर है, आप ही समझो ना, ये नेचुरल लेंथ थी, नेचुरल लेंथ के a बाई 2 इधर, तो ये वाले के लिए भी a बाई 2, ये a बाई 2 कंप्रेस्ड है और ये वाला a बाई 2 एक्सटेंड होगा,
तो है तो मीन पोजीशन से तो a/2 ही शिफ्टेड है ना, तो दोनों के लिए यही होगा, पर दोनों के अपने अपने ओमेगा लिखने पड़ेंगे। ये इनिशियल वेलोसिटी है टकराने से पहले। अब ओमेगा 1 मैंने किसका माना था? ओमेगा 1 माना था मैंने 2m वाले का, तो 2m वाला इधर चल रहा होगा, 2m वाला इधर चल रहा होगा जो ओमेगा 1 है, और m वाला इधर चल रहा होगा जो ओमेगा 2 वाला है। तो एक्चुअल में जो वेलोसिटी, जो मोमेंटम कंजर्व करेंगे हम लोग, तो मोमेंटम देखो, P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल। तो P इनिशियल कितना है? P इनिशियल है 2m चल रहा होगा V1 से, माइनस m चल रहा होगा V2 से। मास m है, इसका 2m है, और फाइनली क्या होगा? फाइनली टोटल मास 3m हो गया, और ये V से चल रहा होगा। मानता है कि नहीं मानता है? इसको जैसे आप देखोगे 2m V1, V1 की वैल्यू हो जाएगी, यहां पे देखो आप, V1 की वैल्यू ओमेगा 1 √3a/2 माइनस m टाइम्स ऑफ ओमेगा 2 √3a/2 इज इक्वल टू 3mv। ओके, यहां से सब कुछ कॉमन ले लो। अगर कॉमन ले लें तो m √3a/2 कॉमन आ गया, यहां पे बचेगा 2 ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 इज इक्वल टू 3mv। अब ओमेगा 1 ओमेगा 2 की वैल्यू पुट कर दें। यार एक चीज यहां पे अगर देखो आप, ओमेगा 1 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्चुअली ओमेगा 2 ही आ जाएगा। ओमेगा 2 जो है 2 ओमेगा 1 ही तो है यार। अगर हम इसको यूज कर लें, ओमेगा 2 जो है वो 2 ओमेगा 1 ही तो है यार। ये तो खत्म ही होगी कहानी यार। अरे यार ये तो खत्म हो गया, ये तो 0 आ गया। 0 इज इक्वल टू 3mv, मतलब टकराने के बाद इनकी वेलोसिटी खत्म, टकराने के बाद इनकी वेलोसिटी खत्म। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया। मतलब आसान क्या, मतलब ये निकालना पड़ेगा आपको, यहां तक पहुंचना मुश्किल है, बट अब इसके बाद ये 3m का हो चुका है, ये भी k है और ये भी k है। अच्छा ये पैरेलल कॉम्बिनेशन k थे ना, ये k नहीं था यार, k और 2k था, सॉरी, k और वो 2k था, ये और 2k था, तो k इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? k इक्विवेलेंट हो जाएगा 3k, और मास इक्विवेलेंट तो 3m है ही है। तो इसका हमें ओमेगा अगर निकालना है तो ओमेगा को लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ k इक्विवेलेंट बाई m, दैट इज अंडर रूट ऑफ 3k बाई 3m। तो अंडर रूट ऑफ k बाई m है सिर्फ ओमेगा, नया जो ओमेगा डैश आ चुका है, और ये जहां पे टक्कर हुई वो l/4 दूरी थी, वो l/4 दूरी थी। तो क्या इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी जो कि नेचुरल लेंथ पे जब ये पहुंचेगा, ये यहां पर वेलोसिटी 0 है, तो ये एक्सट्रीम हो गया, यहां से v मैक्स, और यही इसका एम्पलीट्यूड होगा। तो v मैक्स जो है, यार मजा आ गया इस क्वेश्चन में, v मैक्स जो है वो ओमेगा हो जाएगा अंडर रूट ऑफ k बाई m, और एम्पलीट्यूड हो जाएगा l/4। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। क्या बोलते हो? मजा आया ना? तो ये सारे क्वेश्चंस थे बच्चे जो आप फेजर से कर सकते हो। मैं आपको कुछ क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूं, ठीक है? अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी बैठ के करना है। ये क्वेश्चन आप करिए, ये क्वेश्चन आप करिए, कोलिजन वाला क्वेश्चन है अभी हमने जो किया था, इसके कुछ पार्ट्स हैं जो आपको करने हैं। होमवर्क में आपको डीपीपी करनी है, फेजर की डीपीपी। होपफुली आपको फेजर से थोड़ा सा अटैचमेंट हुआ होगा कि यार फेजर हमारी जिंदगी आसान बना देता है। अभी जितने क्वेश्चंस कराए एक एक करके देखो, सोचो, समझो, बैठो। अभी ऐसा नहीं हुआ है कि आप हर सिचुएशन में पहली थॉट फेजर को ला पाएंगे, वो कैसे हो पाएगा? जितनी चीजें मैंने आपको बताई है वो आपको अपने अंदर उठानी है, बैठ के ही सोचना है कि यार ये ऐसा ही क्यों किया सब। अगर ये आप कर ले जाओगे तो मजा आ जाएगा। आपका वेव और ऑल्टरनेटिंग करंट, वेव ऑप्टिक्स, इस सब में आपको हेल्प मिलेगी फेजर की। ठीक है, तो सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स भी मैं आपको बताऊंगा आगे जाके। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू, बाय बाय। कैसा लगा आपको लेक्चर, कैसा लगा आपको सेशन, जरूर बताएं कमेंट में, ठीक है? लाइक करें। बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय।